हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज तारीख है 26 सितंबर 2025 और आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी, आपका रोज का डोज करंट अफेयर्स डिकोडेड। हाँ यार, ये डोज नहीं, ये तो पूरे दिन का एकदम डिटेल्ड ब्रेकडाउन है। हम यहाँ सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ते, हम सच में गहरी में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल, यूपीएससी एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ। बिल्कुल। तो आज का प्लान क्या है? आज हम खंगालेंगे दिन की सबसे जरूरी खबरें और एनालिसिस सीधे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट से। मिशन क्या है? आपको सुपर इन्फॉर्म्ड बनाना। हाँ, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल आसान भाषा में, कोई मुश्किल शब्द नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और हमें क्यों सुने? अरे भाई, क्योंकि हम आपका कीमती वक्त बचाते हैं। हम करते हैं सारी मेहनत, ढेर सारे रिपोर्ट्स पढ़ना, डॉट्स कनेक्ट करना, हर एंगल से एनालाइज करना, ताकि आपको मिले सिर्फ छना हुआ ज्ञान, कोई शोर नहीं, सिर्फ सिग्नल। एकदम डिटेल्ड एनालिसिस, पर बोरिंग लेक्चर जैसा बिल्कुल नहीं, एकदम बातचीत वाले अंदाज में, जैसे दोस्त बतिया रहे हो। यू गॉट इट। और ये सब मिलता है रोज शाम ठीक 6 बजे, सेम डे कवरेज, तो आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं। और हाँ, रिवीजन के लिए छोटे क्रिस्प समरी नोट्स भी मिल जाते हैं हर शाम हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो सुनने के बाद रिवीजन जरूर कर लेना। तो आज का मेन्यू क्या है भाई? कवर करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, लिस्ट लंबी है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इलेक्शन कमीशन का नया रूल, सुप्रीम कोर्ट की एयर इंडिया क्रैश जांच पर नजर और कास्ट सर्वे बनाम सेंसस की बहस, इकोनॉमी में यूएस के फार्मा टैरिफ का असर और अमेजॉन का एफटीटी के साथ बड़ा सेटलमेंट। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएस पाकिस्तान की नई दोस्ती, एनवायरनमेंट में बे ऑफ बंगाल का लो प्रेशर सिस्टम, साइंस एंड टेक में इंडिया का सुपर कूल सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट योजना, और कल्चर में नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स। हो, लिस्ट वाकई लंबी है। लिस्ट लंबी है पर मजा आएगा। हम एथिक्स लिंकेजेस, प्रीलिम्स के लिए क्विक फैक्ट्स, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक मजेदार क्विज और फटाफट फ्लैश कार्ड्स पर भी बात करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। लेट्स डू दिस। ओके, सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पहली ब्रेकिंग न्यूज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग ने वोटिंग काउंटिंग को लेकर अपना प्री 2019 प्रोटोकॉल यानी पुराना तरीका वापस लागू कर दिया है। सीन क्या है? अरे, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब नया रूल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम वोट्स के काउंटिंग का पेनल्टीमेट राउंड यानी सेकंड लास्ट राउंड तब तक शुरू नहीं होगा जब तक सारे पोस्टल बैलेट्स, डाक मतपत्र पूरी तरह से काउंट नहीं हो जाते। अच्छा। हाँ, मतलब पोस्टल बैलेट्स पहले, फिर ईवीएम का फाइनल काउंटडाउन, एक तरह से। ओ, तो ये 2019 में जो ईसीआई ने डायरेक्टिव या निर्देश दिया था उसको रिवर्स कर दिया गया है। क्यों? मतलब अब ये बदलाव क्यों जरूरी हो गया? क्या वजह बताई जा रही है? हाँ, 2019 के ऑर्डर को पलट दिया गया है। इसके पीछे मेन वजह बताई जा रही है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर ऑपोजिशन पार्टीज की जो चिंताएं थीं उनको एड्रेस करना। उनकी मांग थी कि पुराना सिस्टम वापस लाओ। अच्छा, तो विपक्ष की बात मान ली ईसीआई ने, पर इसका बैकग्राउंड क्या है? कोई खास रूल है इसके पीछे? बिल्कुल, ये डिसीजन रूल 54A ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के हिसाब से है। ये रूल साफ साफ कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को सबसे पहले पोस्टल बैलेट से डील करना चाहिए, मतलब उनकी गिनती पहले करनी चाहिए। समझ गई। तो ऑपोजिशन का तर्क इसी रूल 54A पर आधारित था कि 2019 का ऑर्डर इस रूल की स्पिरिट के अगेंस्ट था। सिंपल। एग्जैक्टली। अब सवाल उठता है कि 2019 में चेंज किया ही क्यों था? देखो, ईसीआई का तर्क था कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS इसके आने से खासकर सर्विस वोटर्स जो आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं के लिए पोस्टल बैलेट्स का नंबर बहुत बढ़ गया था। अच्छा। हाँ, तो उनकी मैन्युअल गिनती में टाइम लगता था। तो रिजल्ट्स जल्दी डिक्लेयर करने के चक्कर में ईसीआई ने ईवीएम काउंटिंग और पोस्टल बैलेट काउंटिंग को डी-लिंक कर दिया था। बोला कि दोनों पैरेलल चल सकते हैं। एफिशिएंसी के लिए तो ठीक था शायद, पर शायद भरोसे के लिए गड़बड़। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है, ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस कंडक्ट करने की सारी पावर्स, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल सब ईसीआई के पास हैं। बिल्कुल सही। ये डिसीजन ईसीआई की प्रोसीजरल पावर्स के अंडर ही आता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है ये। ओके, चलो फटाफट कुछ की टर्म समझ लेते हैं।
पोस्टल बैलेट, डाक मतपत्र क्या है? ये बेसिकली वोट बाय पोस्ट की सुविधा है जो कुछ खास लोगों को मिलती है, जैसे सर्विस वोटर्स, इलेक्शन ड्यूटी स्टाफ, एसेंशियल सर्विस वर्कर्स, 80+ सीनियर सिटीजन्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWD। वो पोलिंग बूथ जाने के बजाय पोस्ट से अपना वोट भेज सकते हैं। सही। और EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो मशीन है वोट डालने की। VVPAT, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, VVPAT, EVM के साथ जुड़ी एक स्लिप प्रिंट करने वाली मशीन है जो वोटर को दिखाती है कि उनका वोट सही कैंडिडेट को गया है या नहीं। वो स्लिप फिर एक सील बॉक्स में गिर जाती है ऑडिट पर्पस के लिए, डबल चेक। राइट। अब आते हैं इसके मेंस एनालिसिस पर। एक्सपर्ट स्पीकर इस फैसले से ECI की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, संस्थागत विश्वसनीयता पर क्या फर्क पड़ेगा? लोगों का भरोसा बढ़ेगा या? अरे बिल्कुल बढ़ेगा। ये ECI की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। देखो, पिछले कुछ सालों में ECI की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहे थे। ऑपोजिशन पार्टीज लगातार ये मांग कर रही थी। उनकी मांग को मानकर ECI ने एक रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई है। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल चेंज नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इससे पॉलिटिकल पार्टीज का और आखिर में पब्लिक का ECI पर भरोसा मजबूत होगा। और ये प्रीएम्प्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष का पूर्व निवारण में कैसे मदद करेगा? मतलब झगड़े कम होंगे इससे? देखो, 2019 वाले रूल से ना एक बहुत अजीब सिचुएशन बन सकती थी, खासकर करीबी मुकाबलों में। सोचो, EVM काउंटिंग लगभग खत्म, मीडिया ने विनर भी घोषित कर दिया शायद, पर अभी भी हजारों पोस्टल बैलेट्स गिनने बाकी हैं, और अगर उनसे रिजल्ट पलट गया तो? हाँ, तब तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। बिल्कुल, केओस, कंफ्यूजन, डिस्प्यूट्स, पब्लिक मिसट्रस्ट, सब कुछ हो सकता था। अब इस एम्बिग्युइटी को खत्म कर दिया गया है। एक क्लियर सिक्वेंशियल प्रोसेस होगा रिजल्ट तक पहुंचने का। पहले पोस्टल, फिर EVM, फाइनल राउंड। सिंपल। बिल्कुल सही मतलब निकला। और प्रोसीजरल फेयरनेस का क्या पॉइंट है? प्रोसेस फेयर दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। रूल 54A की स्पिरिट यही थी कि पोस्टल बैलेट्स को प्रायोरिटी मिले। पुराने सिस्टम पर वापस जाकर ECI ने उस स्पिरिट को बनाए रखा है। डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस सिर्फ फेयर हो नहीं, बल्कि फेयर दिखे भी। परसेप्शन मायने रखता है। लोगों को लगना चाहिए कि सिस्टम निष्पक्ष है। राइट। और ये जो हमेशा बहस चलती है, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट, उसमें क्या एंगल है? हाँ, देखो, 2019 में शायद फोकस स्पीड पे ज्यादा था, जल्दी रिजल्ट्स अनाउंस करो। पर अब ECI ने प्रायोरिटीज को रिकैलिब्रेट किया है, बैलेंस किया है। उन्होंने एक तरह से मान लिया है कि डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल प्रोसेस पर पब्लिक का भरोसा और काउंटिंग की एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही रिजल्ट्स थोड़े लेट आए, थोड़ी देर से ही पर दुरुस्त। तो इसके इम्प्लीकेशंस या प्रभाव क्या होंगे? तुरंत असर तो यही होगा कि काउंटिंग थोड़ी लंबी चलेगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में काउंटिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा खिंच सकता है। शायद कुछ घंटे ज्यादा लगेंगे फाइनल रिजल्ट आने में। मीडियम टर्म में हो सकता है ECI और भी प्रोसीजरल इश्यूज को रिव्यू करे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग सुधरे। लॉन्ग टर्म में ये फैसला पब्लिक फेथ, जन विश्वास को मजबूत करेगा, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो वे फॉरवर्ड, आगे की राह क्या है? बस ये बदलाव काफी है या और सुधार चाहिए? ये एक अच्छा सुधारात्मक कदम है, इसमें कोई शक नहीं। पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधार, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इश्यूज जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ट्रांसपेरेंसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का सख्ती से लागू होना, टेक्नोलॉजी का जिम्मेदार इस्तेमाल, इन सब पर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चलता रहना चाहिए, ताकि इंडिया की डेमोक्रेटिक बुनियादें और मजबूत हों। क्रॉसलिंक के तौर पे क्या देख सकते हैं? हाँ, लर्नर्स दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990, दिनेश गोस्वामी को रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन। चलो अब पॉलिटिक की अगली महत्वपूर्ण खबर पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया क्रैश जांच पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। क्या मामला है ये? हाँ, ये केस जून 12 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया क्रैश से जुड़ा है। एक पिटीशन फाइल हुई थी इस मामले में। उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। नोटिस तो ठीक है, पर कोर्ट ने कहा क्या है? बिल्कुल, क्या निर्देश हैं? कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इस क्रैश की फ्री फेयर, इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड एक्सपेडिशियस इन्वेस्टिगेशन, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेज जांच सुनिश्चित की जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोर्ट ने AAIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यानी प्रारंभिक रिपोर्ट
कि सेलेक्टिव पब्लिकेशन की बहुत कड़ी आलोचना की है, उसे अनफॉर्चुनेट और इररिस्पॉन्सिबल कहा है। सेलेक्टिव पब्लिकेशन मतलब रिपोर्ट लीक हो गई या कुछ हिस्सा जानबूझकर रिलीज किया गया? दूसरा वाला। ऐसा लग रहा है कि फाइनल रिपोर्ट आने से पहले रिपोर्ट के कुछ हिस्से, खासकर जो पायलट की गलती की तरफ इशारा कर रहे थे, वो मीडिया में आ गए। कोर्ट इस बात से बहुत नाराज था। उनकी चिंता ये थी कि इससे पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुए बिना ही मीडिया में एक बायस नैरेटिव, पक्षपाती कहानी सेट हो गया कि क्रैश पायलट्स की गलती से हुआ। अरे बाप रे, ये तो वाकई गंभीर बात है। हाँ, ये मृतक पायलट्स और उनके परिवारों के लिए अन्यायपूर्ण है और इससे ध्यान सिस्टमैटिक फेलियर या टेक्निकल इश्यूज जैसे दूसरे संभावित कारणों से हट सकता है। ओह डैम! तो इस केस का बैकग्राउंड क्या है? कौन सी बॉडीज शामिल है? इसमें मुख्य संस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके पास आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति है। फिर है AAIB, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, जिसका मुख्य काम हवाई दुर्घटनाओं की जांच करना है, कारण पता लगाना, भविष्य में रोकथाम के लिए सिफारिशें देना, ना कि दोष तय करना। और तीसरी है DGCA, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो एविएशन सेफ्टी रूल्स बनाती है और उन्हें लागू करती है। इस केस में एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स रूल्स 2017 महत्वपूर्ण है। और इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात क्या है? पिटीशन में क्या आरोप लगाए गए थे? हाँ, ये एक बड़ा कंसर्न उठाया गया था। पिटीशन में कहा गया कि क्रैश की जांच के लिए जो 5 सदस्यों का पैनल बनाया गया था, उसमें 3 सदस्य DGCA के ही ऑफिशियल्स थे। अब सोचो, क्रैश में DGCA की अपनी रेगुलेटरी ओवरसाइट भी तो सवालों के घेरे में हो सकती है ना? हाँ, हो सकता है उन्होंने कोई रूल ठीक से लागू ना किया हो। बिल्कुल, या कोई चेक मिस कर दिया हो। तो क्या DGCA के ऑफिशियल्स खुद अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की संभावित कमियों की निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? ये नेचुरल जस्टिस के फंडामेंटल प्रिंसिपल नीमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, कोई अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। ओके, कुछ की टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। AAIB का पहला लक्ष्य है प्रिवेंशन, रोकथाम, दोषारोपण नहीं। DGCA सेफ्टी रेगुलेटर है और ब्लैक बॉक्सेस यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये दुर्घटना जांच के लिए सबसे जरूरी डेटा देते हैं। फ्लाइट पैरामीटर्स और कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड करते हैं। करेक्ट। अब इसका मेंस एनालिसिस करते हैं। पहला पॉइंट है इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, संस्थागत अखंडता। जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन पैनल की बनावट पर वैलिड सवाल उठाए गए हैं। आइडियली इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी जैसे AAIB को रेगुलेटर, DGCA, ऑपरेटर एयर इंडिया और मैन्युफैक्चरर जैसे बोइंग से स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट, संरचनात्मक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि कोई बायस न हो। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस इंटेग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। दूसरा पॉइंट, जुडिशियल ओवरसाइट ऑन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कार्यपालिका पर न्यायिक निगरानी। ये चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम काम कर रहा है। एग्जैक्टली। ये जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव पर चेक एंड बैलेंस का क्लासिक उदाहरण है। कोर्ट खुद जांच नहीं कर रहा, पर वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, AAIB, सरकार जांच को निष्पक्ष तरीके से करें। ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसमें राइट टू सेफ्टी और राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है, और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को बनाए रखता है। और तीसरा पॉइंट आजकल बहुत ही रेलेवेंट लग रहा है, मैनेजिंग पब्लिक परसेप्शन एंड मीडिया नैरेटिव्स, जनधारणा और मीडिया कहानी का प्रबंधन। मीडिया ट्रायल जैसा हो गया। बिल्कुल। ऐसी की अनफॉर्चुनेट एंड इरेस्पॉन्सिबल वाली टिप्पणी ये दिखाती है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस और उसका कम्युनिकेशन कितना क्रिटिकल है, आउटकम जितना ही। अधूरी जानकारी के आधार पर जल्दी ब्लेम फिक्स करने से या मृतक पायलट्स पर उनकी प्रतिष्ठा को ऐसा नुकसान पहुंचता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, उनके परिवारों को दुख पहुंचता है और जांच का फोकस असली सिस्टेमिक फेलियर या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से हट सकता है। ये जांच के पूरे मकसद को ही कमजोर कर देता है। और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाम कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का बैलेंस कैसे बनाया कोर्ट ने? ब्लैक बॉक्स डेटा पब्लिक करने की मांग थी ना? हाँ, कोर्ट में यहां भी बैलेंस्ड अप्रोच लिया। पिटिशन में DFDR डेटा पब्लिक करने की मांग थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, सेंसिटिव डेटा पब्लिक नहीं करना चाहिए। इससे गैर जरूरी अटकलें रोकेंगी और विक्टिम्स की गरिमा भी बनी रहेगी। लेकिन एक बार जांच पूरी हो जाए तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, फाइंडिंग्स पब्लिक होनी चाहिए ताकि सबक सीखे जा सकें।
तो इसके इम्प्लीकेशंस, प्रभाव क्या होंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में AAIB और DGCA पर स्क्रूटनी बढ़ेगी, जांच प्रक्रिया ज्यादा सतर्क और गहन हो जाएगी। मीडियम टर्म में हो सकता है इन्वेस्टिगेशन रूल्स में सुधार की बात हो, पैनल कॉम्पोजिशन कैसे हो, इन्फॉर्मेशन कब और कैसे रिलीज की जाए। लॉन्ग टर्म में ये केस इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज की इंडिपेंडेंस पर एक बड़ी बहस छेड़ेगा, अलग अलग सेक्टर्स में, सिर्फ एविएशन में नहीं। वे फॉरवर्ड, आइडियल सोल्यूशन क्या है? DGCA जो रेगुलेटर है और AAIB जो इन्वेस्टिगेटर है के बीच क्लियर स्ट्रक्चरल सेपरेशन यानी संरचनात्मक अलगाव की जरूरत है, ताकि हितों का टकराव ना हो। जांच टाइम बाउंड होनी चाहिए और सबसे जरूरी एक डिटेल्ड पब्लिक रिपोर्ट आनी चाहिए जिसमें फाइंडिंग्स और सिफारिशें क्लियर हों, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। क्रॉस लिंक के लिए हाँ, लर्नर्स वनीत नारायण केस 1997 देख सकते हैं, जो जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और स्वायत्ता से डील करता है। राइट। अब पॉलिटी का तीसरा टॉपिक, कास्ट सर्वे वर्सेस कास्ट सेंसस की गर्म बहस, और इसमें तमिलनाडु का क्या स्टैंड है? हाँ, बिहार ने जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाया, उसके बाद से पूरे देश में नेशन वाइड कास्ट सेंसस की मांग जोर पकड़ रही है। अब इसमें तमिलनाडु TN गवर्नमेंट ने अपना पोजीशन क्लियर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक TN स्टेट लेवल सर्वे करने के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल वाइड कास्ट सेंसस करवाने के पक्ष में। इंटरेस्टिंग स्टैंड। राज्य खुद क्यों नहीं करवाना चाहता सर्वे, गेंद सेंटर के पाले में क्यों डाल रहे हैं? कुछ खास वजह? इसके पीछे TN की रिजर्वेशन पॉलिसीज, आरक्षण नीतियों का एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है, प्लस कास्ट डेटा कलेक्शन से जुड़े लीगल चैलेंजेस, कानूनी चुनौतियां उन्होंने फेस किए हैं। उनका मानना है कि सेंटर द्वारा करवाए गए सेंसस से जो डेटा मिलेगा वो लीगली ज्यादा रोबस्ट, कानूनी रूप से मजबूत होगा और कोर्ट्स में चैलेंज करना मुश्किल होगा। अच्छा, तो लीगल वैलिडिटी का चक्कर है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? संविधान में क्या प्रावधान है? रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अफसर की समानता और आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए कमीशन नियुक्त करने का प्रावधान। लीगल कॉन्टेक्स्ट में इंदिरासानी केस, इंदिरासानी मामला 1992 लैंडमार्क है, जिसने 50% रिजर्वेशन कैप लगाया था। और तमिलनाडु का तो स्पेशल केस है ना, 69% वाला। हाँ, तमिलनाडु का स्पेशल केस है, उनका 69% रिजर्वेशन लॉ 9th शेड्यूल में है, जिससे उसे जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिली हुई है। हालांकि ASC ने कहा है कि 1973 के बाद डाले गए कानूनों का रिव्यू हो सकता है। और TN ने पहले भी कास्ट डेटा कलेक्ट किया है। हाँ, अंबाशंकर कमीशन TN की सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी, जो 1982 में बनी थी। इसने 1983-84 में एक डिटेल्ड डोर टू डोर सर्वे किया था, कास्ट पॉपुलेशन का अनुमान लगाने के लिए। ओके, की टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। कास्ट सेंसस वर्सेस कास्ट सर्वे। सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है अंडर द सेंसस एक्ट 1948। ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। एंट्री 69। सर्वे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करवा सकती हैं। इनकी लीगल स्टैंडिंग सेंसस डेटा जितनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि रिजर्वेशन जस्टिफाई करने के लिए, खासकर 50% कैप से ऊपर जाने के लिए, क्वांटिफाइबल कंटेम्पररी डेटा चाहिए, पुराना डेटा नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो मेंस एनालिसिस क्या कहता है? TN सेंसस पर इतना जोर क्यों दे रहा है? पहला कारण है लेजिटिमेसी एंड लीगल रोबस्टनेस, वैधता और कानूनी मजबूती। जैसा मैंने कहा, सेंसस डेटा लीगली ज्यादा डिफेंसिबल होता है। स्टेट सर्वेस को मेथोडोलॉजी, सैंपल साइज या डेटा कलेक्शन प्रोसेस पर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। TN ने यह झेला है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके वन्यार कम्युनिटी के इंटरनल कोटा को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन पुराने अंबाशंकर कमीशन डेटा पर बेस था। अच्छा, इसलिए वो अब चांस नहीं लेना चाहते। हाँ, तो इस बार TN कोई चांस नहीं लेना चाहता। उन्हें फुल प्रूफ, लीगली साउंड डेटा चाहिए। पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, डेटा जरूरी है पर काफी नहीं। वो अंबाशंकर कमीशन वाला एक्सपीरियंस क्या सिखाता है? बिल्कुल सही पकड़ा। अंबाशंकर कमीशन ने मेहनत करके सर्वे किया, डेटा निकाला कि बैकवर्ड क्लासेस BC पॉपुलेशन TN में 67.51%, 67.15% है। पर डेटा आने के बाद भी कंसेंसस, आम सहमति नहीं बनी कि इस डेटा का करना क्या है। कमीशन के मेंबर्स ही आपस में बढ़ गए। अरे हाँ, चेयरमैन ने कोटा घटाकर 32% करने की सिफारिश की, ताकि 50% कैप के अंदर रहें, जबकि बाकी मेंबर्स ने 50% से भी ज्यादा कोटा बढ़ाने की मांग की। यह दिखाता है कि डेटा कलेक्ट करना सिर्फ पहला स्टेप है। उस डेटा की पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन और उस पे बेस्ड पॉलिसी बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल प्रोसेस है।
डेटा अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। हाँ, ये तो है। इसमें फेडरल डायनामिक्स का क्या रोल है? सेंटर पे डालने से क्या फायदा? सेंटर पर जिम्मेदारी डालकर टीएन ने इफेक्टिवली इस इशू को एक स्टेट लेवल प्रॉब्लम से नेशनल डिबेट बना दिया है। अब 50% कैप पर अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई की पॉलिसीज पर नेशन वाइड कन्वर्सेशन होगा। ये फोकस और प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट पर शिफ्ट करता है। और ये हमेशा वाला एंगल, सोशल जस्टिस बनाम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसमें टीएन का स्टैंड कहाँ फिट होता है? कहा गया उद्देश्य तो हमेशा यही होता है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनानी है, सोशल जस्टिस के लिए, टारगेटेड वेलफेयर के लिए डेटा चाहिए। लेकिन आलोचना यह है कि इससे कास्ट आइडेंटिटीज और मजबूत होंगी, सोसाइटी में फ्रैगमेंटेशन बढ़ेगा और वोट बैंक पॉलिटिक्स तेज होगी। टीएन का स्टैंड इसी टेंशन को दिखाता है। उन्हें डेटा चाहिए अपनी वेलफेयर पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए, पर वो इसके पोटेंशियल पॉलिटिकल फॉलोआउट से भी शायद चिंतित हैं, इसलिए सेंटर से सेंसस चाहते हैं। तो इम्प्लीकेशंस क्या लग रहे हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट पे कास्ट सेंसस करवाने का पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा। मीडियम टर्म में अगर सेंसस होता है तो पूरे इंडिया में रिजर्वेशन कोटास को रिकैलिब्रेट करने की मांगें उठेंगी नए डेटा के आधार पर। लॉन्ग टर्म में इंडिया का वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम बदल सकता है, पोटेंशियली ज्यादा डेटा ड्रिवन बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल इक्वेशंस और सोशल अलाइनमेंट्स में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? एक्यूरेट, रिलायबल, कंटेम्प्रेरी डेटा जरूरी है इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए। लेकिन इस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ रिजर्वेशन कोटा फिक्स करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका यूज ब्रॉडर टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स डिजाइन करने के लिए होना चाहिए, ताकि बेनिफिट सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर, सिर्फ कास्ट पर नहीं। क्रॉस लिंक्स क्या हो सकते हैं? लर्नर्स मंडल कमीशन और रोहिणी कमीशन ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज को जरूर देखें। सुपर इंसाइटफुल डिस्कशन पॉलिटी पर। अब गया शिफ्ट करते हैं और चलते हैं इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। पहली खबर यूएस से आ रही है, जो इंडिया के पावर हाउस फार्मा सेक्टर के लिए थोड़ी टेंशन वाली हो सकती है। यूएस ने कुछ नए टैरिफ्स लगाए हैं। यस, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नए भारी टैरिफ्स अनाउंस किए हैं कुछ इंपोर्टेड गुड्स पर, और इसमें कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स दवाओं पर सीधा 100% 100% टैरिफ लगाया गया है, डबल प्राइस। 100%। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल जेनेरिक ड्रग्स को इससे छूट दी गई है। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। जेनेरिक दवाएं फिलहाल बाहर हैं। फ्यू जेनेरिक्स बच गए। इंडिया तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, खासकर जेनेरिक्स में। तो फिर चिंता क्यों है जब जेनेरिक्स पर टैरिफ लगा ही नहीं? चिंता इसलिए है बॉस, क्योंकि इंडिया यूएस को हर साल लगभग 20 बिलियन, हाँ 20 बिलियन डॉलर्स के जेनेरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट करता है। ओहो। हमारी बड़ी फार्मा कंपनीज जैसे सन फार्मा, डॉक रेड्डीज, सिप्ला, लूपिन, ये सब यूएस मार्केट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। भले ही अभी जेनेरिक्स पर टैरिफ नहीं लगा है, पर ये एक सर पर तलवार लटकने वाली फीलिंग है। अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। हाँ। कभी भी लग सकता है। हाँ, बात तो है। इसके बैकग्राउंड में क्या कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है? यूएस ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स एनटीबी, गैर टैरिफ बाधाएं, डब्ल्यूटीओ, यूएसएफडीए जैसी संस्थाएं। बिल्कुल। टैरिफ तो सिंपल इंपोर्ट टैक्स है, एक टूल है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शनिज्म। जेनेरिक ड्रग क्या है? वो ब्रांड नाम ड्रग का केमिकली आइडेंटिकल सस्ता वर्जन होता है जब ओरिजिनल ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। एनटीबीज होते हैं। टैरिफ्स के अलावा ट्रेड रोकने के तरीके, जैसे बहुत सख्त क्वालिटी चेक्स लगा देना, अप्रूवल प्रोसेस को बहुत स्लो कर देना, कोटा फिक्स कर देना वगैरह। और आजकल फ्रेंडशोरिंग या ऑनशोरिंग की भी काफी चर्चा है। हाँ, यानी सप्लाई चेन्स को फ्रेंडली कंट्रीज या अपने ही देश में वापस लाना। और ये टैरिफ्स और किन चीजों पर लगे हैं फार्मा के अलावा? और यूएस इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट क्या है इस टाइम? और भी चीजों पर लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किचन कैबिनेट्स पर 50%, 50%, हेवी ट्रक्स पर 25%। और ये फैसला ऐसे टाइम पर आया है जब यूएस इकोनॉमी में जॉब्स आउटलुक थोड़ा वीक है और इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। तो शायद ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी लिंक्ड हो। राइट। तो अब मेंस एनालिसिस पर आते हैं। पहला पॉइंट, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। क्या ये एक खतरा है? इस मूव को एक इम्प्लिसिट थ्रेट या अंतर्निहित खतरा की तरह देखा जा सकता है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो तुम पर भी लग सकता है। ये स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है इंडियन कंपनीज के लिए। इससे वो शायद यूएस में इन्वेस्टमेंट करने या ऑनशोरिंग के लिए प्रेशराइज्ड फील करें, ताकि फ्यूचर मार्केट एक्सेस सिक्योर रहे। दूसरा पॉइंट,
इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, एनटीबीज का बढ़ता जोखिम। मतलब टैरिफ नहीं तो कुछ और लगा देंगे। यस, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। ऐसे अग्रेसिव टैरिफ्स अक्सर ब्रॉडर प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट का सिग्नल होते हैं। तो अगर डायरेक्ट टैरिफ्स ना भी लगें, इंडियन जेनरिक्स पर एनटीबीज बढ़ सकते हैं। हो सकता है यूएस एफडीए इंस्पेक्शंस अचानक ज्यादा फ्रीक्वेंट और सख्त हो जाएं। नए ड्रग अप्रूवल्स, जिन्हें ANDAs एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस कहते हैं, में डिलेज होने लगें। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और कॉम्प्लेक्स बना दी जाएं। ये इफेक्टिवली हिडन ट्रेड वॉल्स की तरह काम करते हैं। तीसरा पॉइंट, इम्पेरेटिव फॉर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, बाजार विविधीकरण की अनिवार्यता। मतलब सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। बिल्कुल। यूएस मार्केट पर इतनी ज्यादा ओवर रिलायंस, अति निर्भरता इंडिया के फार्मा सेक्टर की एक बड़ी वल्नरेबिलिटी है। ये टैरिफ थ्रेट एक वेकअप कॉल की तरह है। अब इंडियन फर्म्स को सीरियसली यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया जैसे दूसरे मार्केट्स में तेजी से एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। अपने बिजनेस को डी रिस्क करना होगा। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। और चौथा, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रभाव। वो ये कैसे? इंडिया का रोल अफोर्डेबल हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करने में ग्लोबली बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो इससे न सिर्फ यूएस में हेल्थ केयर कॉस्ट्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि सस्ते जेनेरिक्स कम होंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में भी मेडिसिन एक्सेसिबिलिटी पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, जो इंडियन जेनेरिक्स पर बहुत डिपेंड करते हैं। तो ये सिर्फ ट्रेड इशू नहीं, ग्लोबल हेल्थ इशू भी है। तो इसके तुरंत इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? स्टॉक्स गिरने लगेंगे फार्मा कंपनीज के। शॉर्ट टर्म में फार्मा स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। कंपनीज अपनी कंटिंजेंसी प्लानिंग, आकस्मिक योजना स्टार्ट करेंगी। गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट करेगी। मीडियम टर्म में शायद हम देखें कि इंडियन कंपनीज यूएस में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रही हैं और नॉन यूएस मार्केट्स पर फोकस तेजी से बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म में ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन्स रीअलाइन हो सकती हैं, रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब्स डेवलप हो सकते हैं। क्लैरिटी लेनी चाहिए, अपने कंसर्न्स रेस करने चाहिए। कंपनीज को अग्रेसिवली मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर काम करना चाहिए और R&D में इन्वेस्ट करके वैल्यू चेन में ऊपर जाना चाहिए। सिर्फ सिंपल जेनेरिक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, नए ड्रग्स पर फोकस। और ग्लोबल लेवल पर? हाँ, ग्लोबल लेवल पर मल्टीलैटरल सिस्टम्स जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, विश्व व्यापार संगठन को मजबूत करना जरूरी है, ताकि ऐसे यूनिलैटरल एक्शंस पर कुछ चेक लग सकें। क्रॉस लिंक्स के लिए लर्नर्स PLI स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स और ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्टडी कर सकते हैं। ओके, इकोनॉमी की अगली बड़ी खबर। टेक जायंट Amazon और यूएस की फेडरल ट्रेड कमीशन FTC के बीच एक बहुत बड़ा सेटलमेंट हुआ है। अमाउंट कितना है? अमाउंट बहुत बड़ा है। Amazon ने यूएस FTC के साथ $2.5 बिलियन में, रिपीट कर रहा हूं, $2.5 बिलियन का सेटलमेंट एग्री किया है। बाप रे, $2.5 बिलियन। ये तो मतलब इंडियन रुपीस में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा। किस चीज के लिए? Amazon ने क्या गड़बड़ की थी? ये मामला Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन से जुड़ा है। FTC का आरोप था कि Amazon ने प्राइम सब्सक्रिप्शन बेचने के लिए डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, भ्रामक तरीके यूज किए। लोगों को बिना उनकी क्लियर कंसेंट, सहमति के प्राइम में ऑटोमेटिकली एनरोल कर दिया और फिर कैंसलेशन प्रोसेस, रद्द करने की प्रक्रिया को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग बना दिया, कई स्टेप्स, छुपे हुए ऑप्शंस, कि लोग आसानी से मेंबरशिप कैंसिल ही न कर पाएं। अच्छा, इसे क्या कहा गया? FTC ने इसे ऑफिशियली प्राइम डिसेप्शन कहा। बेसिकली उन्होंने वो यूज किया जिसे डार्क पैटर्न्स कहते हैं। डार्क पैटर्न्स? ये टर्म मैंने सुना है। ये होता क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल। डार्क पैटर्न्स बेसिकली यूजर इंटरफेस डिजाइन ट्रिक्स होते हैं। ये वेबसाइट्स या एप्स पर ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं जो जानबूझकर यूजर्स को कंफ्यूज या मैनिपुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि यूजर कोई ऐसा एक्शन ले ले जो असल में करना नहीं चाहता था। जैसे बिना बताए सब्सक्रिप्शन ऑटो रिन्यू कर देना, अनसब्सक्राइब बटन को छिपा देना या प्राइवेसी सेटिंग्स को डिफॉल्ट में लीस्ट प्राइवेट रखना। Amazon केस में लोगों को प्राइम में ट्रिक करके एनरोल करना और कैंसिलेशन को मुश्किल बनाना, ये क्लासिक डार्क पैटर्न्स थे। समझ गए। तो ये 2.5 बिलियन सेटलमेंट का ब्रेकडाउन क्या है? ये पैसा कहाँ जाएगा? इसमें से $1.5 बिलियन उन कंज्यूमर्स को रेस्टिट्यूशन के तौर पर वापस किए जाएंगे जिन्हें डिसेप्टिवली चार्ज किया गया था। बेसिकली पैसा वापस मिलेगा लोगों को। अच्छा। और $1 बिलियन सिविल पेनाल्टी है
जो अमेज़न को FTC को पे करना होगा। ये FTC की हिस्ट्री में अब तक की लार्जेस्ट सिविल पेनाल्टी है किसी कंपनी पर। सो टोटल $2.5 बिलियन। रिकॉर्ड तोड़ पेनल्टी। क्या अमेज़न ने अपनी गलती मानी है सेटलमेंट में? नहीं, टिपिकली ऐसे सेटलमेंट्स में कंपनीज गलत काम एडमिट नहीं करती हैं, और अमेज़न ने भी नहीं किए। पर उन्हें पेनाल्टी पे करनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें अपना यूजर इंटरफेस सिग्निफिकेंटली चेंज करना होगा, एनरोलमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, और कैंसलेशन प्रोसेस को सिंपल सिंगल क्लिक बनाना होगा। चलो अब इसका मैथ्स एनालिसिस करते हैं। पहला पॉइंट, रेगुलेटरी क्रैकडाउन ऑन डार्क पैटर्न्स। ये एक ट्रेंड सेट कर रहा है क्या? दिस इज ह्यूज। ये केस डार्क पैटर्न्स के खिलाफ ग्लोबल रेगुलेटरी लड़ाई में एक वाटरशेड मोमेंट हो सकता है। हाँ, ये प्रैक्टिसेस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत कॉमन हो गई हैं। कंपनीज यूज करती हैं यूजर नंबर्स बढ़ाने के लिए, लोगों को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। हाँ करती तो है। लेकिन ये सेटलमेंट इस इशू को सिर्फ एक बैड यूजर एक्सपीरियंस से उठाकर एक सीरियस पनिशेबल ऑफेंस बना देता है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स, इंडिया सहित, जहां नए डिजिटल इंडिया एक्ट पर काम चल रहा है, इस केस को करीब से देख रहे होंगे। इंडियन टेक कंपनीज पर भी प्रेशर बढ़ेगा कि वो अपने UI/UX डिजाइन्स को ऑडिट करें और मैनिपुलेटिव पैटर्न्स हटाएं। दूसरा पॉइंट, शिफ्टिंग ओनर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता संरक्षण का भार बदलना। मतलब अब कंपनी की जिम्मेदारी ज्यादा है। यस, एग्जैक्टली। ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रिंसिपल चलता था केवियट एम्प्टोर, लेट द बायर बी अवेयर, यानी खरीदार को खुद ही सावधान रहना होगा। लेकिन ये सेटलमेंट दिखाता है कि डिजिटल इकोनॉमी में जिम्मेदारी अब प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो रही है। सिर्फ ग्रोथ हैकिंग के नाम पर मैनिपुलेटिव डिजाइन टेक्निक्स यूज करना एक्सेप्टेबल नहीं है। कंज्यूमर कंसेंट क्लियर होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसेंट वापस लेना, जैसे सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना, उतना ही आसान होना चाहिए जितना कंसेंट देना था। यूजर एम्पावरमेंट फर्स्ट। तीसरा, इम्प्लीकेशंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रभाव। ये सिर्फ डिजाइन टीम का इशू नहीं, मैनेजमेंट का इशू है। राइट, बिल्कुल। डार्क पैटर्न्स कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक नहीं होते। ये जानबूझकर बनाई गई बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो अक्सर हायर मैनेजमेंट लेवल्स पर अप्रूव होती हैं, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मीट करने के लिए। ये सेटलमेंट बोर्डरूम्स में एथिकल रिस्क पर सीरियस कॉन्वर्सेशंस फोर्स करेगा। कंपनीज को इंटरनल एथिक्स कमिटीज मजबूत करनी होंगी। उन्हें सोचना होगा, क्या शॉर्ट टर्म मैट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म कंज्यूमर ट्रस्ट और ब्रांड रेपुटेशन। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? अमेज़न के लिए तो बदलाव करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अमेज़न को अपना UI रीडिजाइन करना होगा। हो सकता है इससे उनकी प्राइम सब्सक्रिप्शन ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाए। दूसरी बड़ी टेक कंपनीज भी अपने प्रैक्टिसेस को नर्वसली रिव्यू करेंगी। मीडियम टर्म में हम देख सकते हैं कि सिमिलर रेगुलेटरी एक्शंस या कंज्यूमर लॉसूट्स दूसरी कंपनीज के खिलाफ भी बढ़ सकते हैं। इंडिया में भी CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक्टिव हो सकती है। लॉन्ग टर्म में स्पेसिफिक लॉज बन सकते हैं जो डार्क पैटर्न्स को साफ तौर पर रोकें, जिससे डिजिटल एनवायरनमेंट कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनेगा। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया को अपने आने वाले डिजिटल लेजिस्लेशन जैसे डिजिटल इंडिया एक्ट में डार्क पैटर्न्स के खिलाफ क्लियर और स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस शामिल करने चाहिए। CCPA को इन रूल्स को एनफोर्स करने के लिए एम्पावर करना चाहिए, और बिजनेसेस को समझना होगा कि एथिकल डिजाइन सिर्फ अच्छा है तो रख लो वाली बात नहीं है। ये एक कोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल है। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट शॉर्ट टर्म मैनिपुलेटेड गेन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। क्रॉस लिंक्स क्या हो सकते हैं? लर्नर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंडिया और यूरोप का GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन देख सकते हैं। एक्सीलेंट एनालिसिस। अब डायरेक्शन बदलते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है, US पाकिस्तान रिलेशंस में हाई लेवल री एंगेजमेंट की खबर है। यस, ये काफी ध्यान देने लायक है। US प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ दोनों को व्हाइट हाउस में होस्ट किया। ये एक क्लियर सिग्नल है सिग्निफिकेंट हाई लेवल री एंगेजमेंट का दोनों कंट्रीज के बीच, जो पिछले कुछ टाइम से थोड़ा तनावपूर्ण था। ओके, तो इस हाई लेवल मीटिंग का ठोस नतीजा क्या निकला? कुछ डील साइन हुई? हाँ, 2 मेन आउटकम्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। एक तो है नया ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार समझौता। इसमें इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी इंपोर्ट्स पर US में 19% टैरिफ लगेगा। ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि री एंगेजमेंट टैरिफ के साथ हो रहा है। इसके डिटेल्स और देखने होंगे। और दूसरा आउटकम है कि US पाकिस्तान को उसके अनटैप्ड ऑयल रिजर्व्स डेवलप करने में टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज से हेल्प करेगा। ट्रेड डील टैरिफ के साथ,
प्लस ऑयल सेक्टर में मदद। इंडिया के लिए इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इंडिया को ऐसे कैसे देखना चाहिए? इंडिया इस डेवलपमेंट को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसमें शामिल देश हैं यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया और बैकग्राउंड में चाइना भी हैं। कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, रणनीतिक गठबंधन, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, लेन देन संबंध और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है कि पाक पीएम के साथ आर्मी चीफ का व्हाइट हाउस जाना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आर्मी के सेंट्रल रोल को अंडरलाइन करता है। कुछ की टर्म्स समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, लेन देन संबंध क्या होता है? ये ऐसी रिलेशनशिप होती है जहां दो देश कोऑपरेशन करते हैं स्पेसिफिक म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ना कि शेयर्ड वैल्यूज या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के आधार पर। यूएस पाकिस्तान रिलेशंस हिस्टोरिकली काफी ट्रांजैक्शनल रहे हैं, कभी काउंटर टेररिज्म पे कोऑपरेशन, कभी अफगानिस्तान पे। और हेजिंग स्ट्रैटेजी? ये बेसिकली रिस्क कम करने की स्ट्रैटेजी है। जैसे एक कंट्री किसी एक पावर पर पूरी तरह डिपेंडेंट होने के बजाय दूसरी राइवल पावर से भी थोड़े रिलेशंस मेंटेन करती है, ताकि उसके ऑप्शंस खुले रहें और वो किसी एक के प्रेशर में ना आए। रिस्क को फैलाना। और सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें चाइना पाकिस्तान में रोड्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये चाइना और पाकिस्तान के गहरे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक संबंधों का प्रतीक है। राइट। तो अब मैन्स एनालिसिस पे आते हैं। क्या ये यूएस पाक की पुरानी दोस्ती की वापसी है, कोल्ड वॉर वाला अलायंस? नहीं, ऐसा नहीं लगता। पहला पॉइंट, शिफ्ट टुवर्ड्स ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, लेन देन कूटनीति की ओर बदलाव। ये कोल्ड वॉर जैसा फॉर्मल अलायंस नहीं लग रहा। ये एक प्रैक्टिकल इंटरेस्ट बेस्ड री एंगेजमेंट है। यूएस को पाकिस्तान से स्पेसिफिक चीजों पर कॉपरेशन चाहिए, शायद रीजनल सिक्योरिटी, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी, काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस। बदले में यूएस इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दे रहा है, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन हेल्प, भले ही ट्रेड डील में टैरिफ है। इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? इंडिया के लिए ये एक रिमाइंडर है कि यूएस हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा और वो पाकिस्तान से एंगेज करता रहेगा, भले ही इंडिया यूएस पार्टनरशिप कितनी भी स्ट्रांग हो। दूसरा पॉइंट, काउंटर बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, चीन के प्रभाव को संतुलित करना। ये यूएस का मेन मोटिव हो सकता है? यस, ये बहुत हद तक यूएस के लिए एक बड़ा ड्राइवर हो सकता है। वॉशिंगटन पाकिस्तान की चाइना पर बढ़ती निर्भरता, खासकर सीपैक के जरिए, को लेकर चिंतित हैं। एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव ऑफर करके, जैसे ऑयल रिजर्व्स में मदद, और पॉलिटिकली री एंगेज करके यूएस शायद पाकिस्तान को पूरी तरह चाइना के कैंप में जाने से रोकना चाहता है। एक तरह से यूएस पाकिस्तान को हेज करने का ऑप्शन दे रहा है। और इंडिया के लिए ये कैसा है? इंडिया के लिए अगर चाइना पाक एक्सेस थोड़ा डाइल्यूट होता है तो वो मार्जिनली पॉजिटिव हो सकता है, कम से कम थियोरेटिकली। तीसरा, इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज रीजनल स्ट्रैटेजी, भारत की क्षेत्रीय रणनीति पर प्रभाव। इंडिया को क्या करना चाहिए? ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस को जरूर कॉम्प्लिकेट करता है। इंडिया को यूएस के साथ अपना एंगेजमेंट और स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने रिलेशनशिप के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना होगा। साथ ही पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर अपने कंसर्न्स लगातार उठाते रहने होंगे। इंडिया यूएस सपोर्ट को हल्के में नहीं ले सकता। ये डेवलपमेंट रीजन के कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर डायनामिक्स को दिखाता है, जहां मेजर पावर्स अपने इंटरेस्ट्स को बैलेंस करने के लिए राइवल्स के साथ भी एंगेज करते हैं। तो ओवरऑल इम्प्लीकेशंस क्या लग रहे हैं? शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को थोड़ी राहत मिल सकती है इस एंगेजमेंट से। हो सकता है इंटेलिजेंस शेयरिंग या काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में कुछ इंप्रूवमेंट हो। मीडियम टर्म में रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स में कुछ शिफ्ट्स आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के फंडामेंटल ट्रेजेक्टरी को शायद ना बदले, क्योंकि वो लार्जर चाइना चैलेंज पर बेस्ड है, लेकिन ये उस पार्टनरशिप में एक लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जरूर ऐड करेगा। वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। इंडिया को यूएस के साथ अपनी पार्टनरशिप को और गहरा करना होगा, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस पर फोकस करना होगा। साथ ही पाकिस्तान के साथ यूएस एंगेजमेंट पर चौक करना रहना होगा। अपनी मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी को कुशलता से नेविगेट करते रहना होगा इस कॉम्प्लेक्स साउथ एशियन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में। क्रॉस लिंक्स, लर्नर्स क्वाड, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में इस डेवलपमेंट को देख सकते हैं। गॉट इट। चलो अब एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, साइक्लोन का खतरा? यस, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो गया है। और IMD की फोरकास्ट क्या है? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होगा,
पहले डिप्रेशन बनेगा और फिर पोटेंशियली और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके साउथ ओडिशा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट की तरफ बढ़ने और लैंडफॉल यानी जमीन से टकराने की संभावना है अगले कुछ दिनों में। इसके चलते ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, तटीय जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रीएम्प्टिव मेजर्स यानी निवारक उपाय भी शुरू कर दिए गए हैं। ओह, तो तैयारी शुरू हो गई है। इसके बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, लो प्रेशर सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, डिजास्टर प्रेपरेशंस। राइट। इन्वॉल्व्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। आईएमडी जो फोरकास्ट ऑफ वार्निंग्स इशू करता है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो ओवरऑल पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन देखता है, और ग्राउंड पर रिस्पांस के लिए एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जैसे उड़ीसा में ओडीरैफ है, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स है। और हम जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल हिस्टोरिकली एक साइक्लोन प्रोन रीजन रहा है। की टर्म्स को जल्दी से समझ लेते हैं। साइक्लोन्स की इंटेंसिटी स्टेजेस क्या होती हैं? लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सिवियर, ऐसे ही बढ़ती जाती है विंड स्पीड के आधार पर। अर्ली वार्निंग सिस्टम ईडब्ल्यूएस क्या है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है? अफेक्टेड स्टेट्स कौन से हैं इस बार? उड़ीसा, डब्ल्यूबीएपी। रिस्पॉन्स एजेंसीज, आईएमडी, एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओडीआरएफ। बिल्कुल ठीक। अब इसके मैच एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैच्योर डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन एक्शन, परिपक्व आपदा प्रबंधन ढांचा क्रियाशील। ये जो रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, आईएमडी की वार्निंग, स्टेट्स का अलर्ट, टीम्स की प्रीपोजिशनिंग, ये इंडा के इवॉल्व डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को दिखाता है। अब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कैसे? आईएमडी फोरकास्ट करता है, एनडीएमए स्टेट्स उसे इफेक्टिवली फैलाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे ऑफिशियल्स की लीव कैंसिल करना, इवैक्यूएशन प्लान रेडी रखना, रिस्पॉन्स टीम्स को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर पहले ही भेज देना। ये प्रोएक्टिव प्रिपेयर्डनेस सेंट्रिक अप्रोच है जो पास्ट के रिएक्टिव सिर्फ रिलीफ पर फोकस करने वाले मॉडल से बहुत बेहतर है। उड़ीसा ने तो इसमें कमाल का काम किया है पिछले कुछ सालों में। सही कहा, ओडिशा का मॉडल काफी तारीफ पाता है। सेकंड पॉइंट, क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट। क्या ये नॉर्मल मॉनसून फिनोमेना है या क्लाइमेट चेंज का असर है? देखो, एक सिंगल वेदर इवेंट को डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से लिंक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक लार्जर ट्रेंड का पार्ट जरूर है। आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स लगातार ये कह रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र की सतह का तापमान, सी सरफेस टेम्परेचर्स बढ़ रहा है और वार्मर सीज साइक्लोन्स के लिए ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। बे ऑफ बंगाल में खासकर साइक्लोन्स के बनने और उनके रैपिड इंटेंसिफिकेशन, जल्दी से बहुत स्ट्रांग हो जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये इवेंट्स लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स के इंडिकेटर्स भी हैं। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब वार्निंग सब तक पहुंच रही है या नहीं। बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट। अर्ली वार्निंग सिस्टम की सक्सेस सिर्फ एक्यूरेट फोरकास्ट पर डिपेंड नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो वार्निंग वल्नरेबल कम्युनिटीज तक, कोस्टल विलेजेस, फिशरमैन तक टाइमली और उनकी समझ में आने वाली लैंग्वेज में पहुंचे। इसके लिए मल्टीपल चैनल्स यूज करने होते हैं। एसएमएस अलर्ट्स, मोबाइल ऐप्स जैसे सशे, टीवी, रेडियो, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स, लोकल कम्युनिटी लीडर्स, वॉलंटियर्स। अगर वार्निंग टाइम पे नहीं पहुंची या लोग उसे समझकर सीरियसली नहीं ले पाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में तो डिस्ट्रप्शन होगी, नॉर्मल लाइफ इफेक्ट होगी, फिशिंग एक्टिविटीज रुकेंगी, एग्रीकल्चर को नुकसान हो सकता है। अगर लैंडफॉल स्ट्रांग हुआ तो फ्लडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, रोड्स, पावर लाइंस का भी खतरा है। मीडियम टर्म में इस डैमेज को रिपेयर करने और लोगों को रिलीफ पहुंचाने का इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। लॉन्ग टर्म में ऐसे इवेंट्स बार बार क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा में इन्वेस्ट करने की जरूरत को हाईलाइट करते हैं, जैसे मजबूत साइक्लोन शेल्टर्स बनाना, कोस्टल एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन करना, रेजिलिएंट हाउसिंग को प्रमोट करना। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? हमें आईएमडी की फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा, उसे और एक्यूरेट बनाना होगा, रिस्पांस फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट अपग्रेड करते रहना होगा, रोड कॉज को एड्रेस करना होगा थ्रू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स, और लोकल लेवल पर अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी होंगी, कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। क्रॉसलिंक्स, लर्नर्स नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NCRMP और सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
2015-2030 को रेफर कर सकते हैं। राइट। चलो आप चलते हैं सुपर एक्साइटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। इंडिया का अपना सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये तो जेम्स बॉन्ड मूवी जैसा लग रहा है। बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स, सच में? हाँ बिल्कुल, मूवी जैसा लग रहा है, पर अब ये स्ट्रेटेजिक रियलिटी बन रहा है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि इंडिया सीरियसली अपनी स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी, अंतरिक्ष रक्षा क्षमता डेवलप कर रहा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इसमें है क्या? बिल्कुल। ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स, बॉडीगार्ड उपग्रह क्या करेंगे? किसी सैटेलाइट को Z+ सिक्योरिटी देंगे क्या? कुछ वैसा ही समझ लो। इनका काम होगा इंडिया की हाई वैल्यू स्पेस एसेट्स, उच्च मूल्य अंतरिक्ष संपत्ति जैसे हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, सर्विलियंस सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स जैसे नाविक को एक्टिवली प्रोटेक्ट करना। अगर कोई हॉस्टाइल सैटेलाइट या स्पेस वेपन उनके लिए खतरा बनता है तो ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली स्पेस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कमाल। पर इसकी जरूरत अचानक क्यों बढ़ गई? कोई खास घटना हुई थी? कोई ट्रिगर? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रिगर था। मिड 2024 में एक इंसिडेंट हुआ था जहां एक फॉरेन सैटेलाइट, कंट्री का नाम नहीं बताया गया, मैन्यूवर करके एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इंडियन सैटेलाइट के सिर्फ 1 किलोमीटर पास आ गया था। स्पेस में 1 किलोमीटर बहुत खतरनाक रूप से करीब होता है। ये क्लोज अप्रोच इंसिडेंट शायद इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का कारण बना। ओके, और सरकार इसमें पैसा लगा रही है? कितना इन्वेस्टमेंट है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि कम्युनिस्ट ब्रॉडर एफर्ट के लिए 27,000 करोड़ 27,000 करोड़ रुपीस, मैं रिपीट कर रहा हूं, 27,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं। इससे 52 नए एडवांस्ड सर्वेलेंस सैटेलाइट्स, निगरानी उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। पहला लॉन्च 2026 में एक्सपेक्टेड है। ये सर्वेलेंस सैटेलाइट्स भी स्पेस डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करेंगे। इसके बैकग्राउंड में कौन सी संस्थाएं और टेक्नोलॉजीज शामिल हैं? मेन संस्थाएं हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, जो आर्म्ड फोर्सेस की स्पेस कैपेबिलिटीज को देखती है। टेक्नोलॉजी में शामिल हैं एडवांस सैटेलाइट्स, रेंडेवू एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस, यानी एक सैटेलाइट का दूसरे के बहुत पास जाकर प्रिसाइसली मैनूवर करना, एंड स्पेस डोमेन अवेयरनेस, यानी स्पेस में हजारों ऑब्जेक्ट्स, सैटेलाइट्स, डेब्रिस को ट्रैक करना और उनके बिहेवियर को समझना। और प्रोजेक्ट नेत्रा? हाँ, इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इसी SDA कैपेबिलिटी को इंडिजिनियसली बिल्ड करने का इनिशिएटिव है। इसमें प्राइवेट स्टार्टअप्स जैसे दिगंतारा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लॉज का क्या? आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 है ना? वो क्या कहती है? हाँ, आउटर स्पेस ट्रीटी स्पेस में WMDs जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करना बैन करती है, पर ये कन्वेंशनल वेपन्स जैसे एंटी सैटेलाइट वेपन्स या बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स पर काफी हद तक साइलेंट है। और सच्चाई ये है कि स्पेस का मिलिटराइजेशन हो रहा है। मेजर पावर्स अपनी स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। इंडिया के पास अभी लगभग 100 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, जबकि चाइना के पास अनुमानित 930 से ज्यादा हैं। तो अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत तो है। ओके, की टर्म्स रिकैप। बॉडीगार्ड सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करता है। SDA स्पेस में ऑब्जेक्ट्स ट्रैक करना। RPO स्पेस में क्लोज मनोवर्स। प्रोजेक्ट नेत्रा इंडिया का इंडिजिनस SDA सिस्टम। ट्रिगर इवेंट फॉरेन सैटेलाइट का क्लोज अप्रोच। इन्वेस्टमेंट 27,000 करोड़ 52 नए सैटेलाइट्स के लिए। परफेक्ट। नाउ मैन्स एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट, पैराडाइम शिफ्ट इन इंडिया स्पेस डॉक्ट्रिन, भारत की अंतरिक्ष सिद्धांत में बदलाव। ये इंडिया की स्पेस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ट्रेडिशनली इसरो का फोकस सिविलियन एप्लीकेशंस पर रहा है, कम्युनिकेशंस, वेदर, रिमोट सेंसिंग। अब हम क्लियरली मिलिट्री और डिफेंसिव डायमेंशंस को एक्टिवली डेवलप कर रहे हैं। पैसिव सर्विलेंस से एक्टिव एसेट प्रोटेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। हम अब स्पेस को एक कॉन्टेस्टेड डोमेन मान रहे हैं, सिर्फ एक पीसफुल फ्रंटियर नहीं। सेकेंड पॉइंट, डुअल यूज डिलेमा एंड आर्म्स रेस कंसर्न्स। मतलब जो टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट कर सकती है वो अटैक भी कर सकती है। यस, यही तो इनहेरेंट डिलेमा है। बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, एडवांस्ड रोबोटिक्स, प्रिसाइज RPO कैपेबिलिटीज, ये इनहेरेंटली ड्यूल यूज हैं। जो सैटेलाइट किसी दूसरे सैटेलाइट को इंस्पेक्ट या रिपेयर करने के लिए उसके पास जा सकता है, वो उसे डिसेबल या अटैक भी कर सकता है। हाँ, ये तो है। इससे एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो सकता है। अगर इंडिया बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स डिप्लॉय करता है तो दूसरे देश इसे ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की तरह देख सकते हैं और वो भी सिमिलर सिस्टम्स डेवलप करने लगेंगे। पोटेंशियली एक रीजनल स्पेस आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि ये प्योरली डिफेंसिव है,
अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट परसेप्शन जियोपॉलिटिक्स में मायने रखता है। तीसरा पॉइंट, डीपनिंग सिविल मिलिट्री इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, नागरिक सैन्य औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को गहरा करना। ISRO, डिफेंस, प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट इसरो, डिफेंस स्पेस एजेंसी, DSA और प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप्स जैसे दिगंतारा, पिक्सल वगैरह के बीच सिनर्जी को बहुत गहरा कर रहा है। ये कोलैबोरेशन हाई एंड नीश टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए क्रूशल है और आत्मनिर्भर भारत के विजन को स्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में रियलाइज करने के लिए जरूरी है। एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करें? शॉर्ट टर्म में इंडिया का स्पेस सिक्योरिटी रिलेटेड बजट बढ़ेगा, RPO और SDA टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट तेज होगा। मीडियम टर्म में हम इंडिया के सर्वेलेंस और बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स को डिप्लॉय होते हुए देखेंगे, जिससे इंडिया की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगी। लॉन्ग टर्म में इंडिया एक मेजर स्पेस पावर की तरह उभरेगा, क्रेडिबल डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ। इससे इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर भी असर पड़ेगा और इंडिया का रोल बढ़ेगा स्पेस में जिम्मेदार व्यवहार के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स बनाने में। वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया को अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज डेवलप करते हुए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्पेस में प्रमोट करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है जहां तक पॉसिबल हो, ताकि गलतफहमियां न बढ़ें। और ISRO, आर्म्ड फोर्सेस, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को और मजबूत करना की रहेगा इस विजन को अचीव करने के लिए। क्रॉस लिंक्स, मिशन शक्ति इंडिया का 2019 ASAT टेस्ट और डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA का बनना इस सफर में इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। सुपर फैसिनेटिंग डेवलपमेंट स्पेस में। चलो अब आगे बढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन में, और यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है। द तेजस MK1A डील इज फाइनली डन एंड डस्टेड, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। यस, ये वाकई इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक लैंडमार्क डील है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फाइनली 62,370 करोड़ रुपीस, मैं नंबर रिपीट करता हूं, 62,370 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वाओ, 62,370 करोड़। किस लिए है ये कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन एयरफोर्स IF, भारतीय वायुसेना के लिए 97 एडिशनल LCA तेजस MK1A मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। ये हमारे इंडिजिनस फाइटर जेट का सेकंड मेजर ऑर्डर है, पहले 83 का ऑर्डर था। 97 और तेजस जेट्स, ये तो आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। और IF के लिए तो ये लाइफलाइन जैसा होगा ना, उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का इशू था। एक्सट्रीमली क्रिटिकल। IF के लिए उनकी फाइटर स्क्वाड्रन संख्या काफी कम हो गई थी, ऑथराइज्ड लेवल से नीचे। ये डील उस गैप को भरने में मदद करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये IF के पुराने एजिंग MiG-21 फ्लीट, पुराने MiG-21 बेड़े को रिप्लेस करेगा। एक युग का अंत, नए की शुरुआत। तो ये तेजस MK1A में क्या खास है? फीचर्स क्या हैं इसके? MK1 से कैसे अलग है? तेजस MK1A ओरिजिनल LCA तेजस MK1 का एक सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड वर्जन है। इसमें मेजर अपग्रेड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिजीनियस उत्तम ASA रडार। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है जो गेम चेंजर माना जाता है। अच्छा। इसमें एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट भी है, जिसका नाम है स्वयं रक्षा कवच, जो दुश्मन के रडार और मिसाइल से बचाएगा। और इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल कैपेबिलिटीज भी हैं, मतलब दूर से ही दुश्मन को एंगेज कर सकता है। प्लस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। ओवरऑल एक कहीं ज्यादा ताकतवर फाइटर है। पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट क्या है इस डील का? ये डील आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस इनिशिएटिव का एक प्राइम उदाहरण है। ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 के अंदर बाय इंडिया IDDM कैटेगरी में है। IDDM का मतलब है इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। ये DAP में हाईएस्ट प्रायोरिटी कैटेगरी है, मतलब फोकस इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स पर है। और IIF स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इशू? हाँ, जैसा तुमने कहा, IIF की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इशू सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन, पर कई कारणों से ये गिरकर 31 तक आ गई थी। ये डील उस गिरावट को रोकेगी। ओके, की टर्म्स को फटाफट रिकैप करते हैं। LCA तेजस MK1A एडवांस्ड इंडिजिनस फाइटर, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस में आत्मनिर्भरता। DAP 2020 बाय इंडिया IDDM कैटेगरी, फाइटर स्क्वाड्रन आमतौर पर 18-20 एयरक्राफ्ट, IF को चाहिए 42, थे 31।
डील वैल्यू ₹62,370 crore rupees. Repeat, 62,370 crore rupees. Quantity 97 total. इसमें 68 सिंगल सीटर फाइटर्स हैं और 29 ट्विन सीटर ट्रेनर्स हैं. मैन्युफैक्चरर HAL. डिलीवरी टाइमलाइन 2027-28 से शुरू होगी और अगले 6 साल में पूरी होगी. इंडिजिनस कंटेंट काफ़ी हाई, 64% से ज़्यादा. की अपग्रेड्स उत्तम ASR राडा, स्वयं रक्षा कवच EW सूट, BVR मिसाइल्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग. पर्पस MiG-21 रिप्लेस करना, स्क्वाड्रन गिरावट रोकना. Perfect summary. Now, let's analyze its significance for mains. First point, addressing critical capability gaps. महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को संबोधित करना. IAF की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का गिरना, खासकर जब इंडिया टू फ्रंट थ्रेट, चाइना और पाकिस्तान फेस करता है, एक बहुत क्रिटिकल सिक्योरिटी कंसर्न था. ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का बड़े स्केल पर इंडक्शन इस गिरावट को रोकेगा और IAF की कॉम्बैट रेडीनेस, युद्ध तत्परता, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा. सेकेंड पॉइंट, मैच्योरेशन ऑफ डोमेस्टिक एरोस्पेस इकोसिस्टम. घरेलू एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता. मतलब अब हम केपेबल हो गए ऐसे एडवांस जेट्स बनाने में. यस, पहले 83 जेट्स का ऑर्डर और अब ये 97 जेट्स का फॉलो ऑन ऑर्डर. ये दिखाता है कि तेजस प्रोग्राम अब एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट फेज से निकलकर मैच्योर लार्ज स्केल प्रोडक्शन फेज में सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर चुका है. ये HAL की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में एक मैसिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है. इससे क्या फायदे होंगे? इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े पैमाने पे उत्पादन अचीव होंगी. पूरी सप्लाई चेन, जिसमें HAL के साथ 105 से ज्यादा इंडियन प्राइवेट कंपनीज जुड़ी हैं, स्टेबलाइज होगी और पर यूनिट कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होगी. ये इंडिया की मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री की फाउंडेशन को बहुत सॉलिड करेगा. तीसरा, बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर भारत. ये तो साफ दिख रहा है. बिल्कुल साफ और बहुत महत्वपूर्ण. 64% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट, उत्तम ASR रडार जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन, ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का फ्लैगशिप सक्सेस स्टोरी है डिफेंस में. इससे फाइटर जेट्स के लिए फॉरेन डिपेंडेंस कम होगी और इसके बड़े इकोनॉमिक स्पिन ऑफ्स भी हैं. HAL के अनुसार इस प्रोजेक्ट से एनुअली लगभग 11,750 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, हाईटेक स्किल्स डेवलप होंगी. चौथा, इनहेंसिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल. निर्यात क्षमता बढ़ाना. क्या हम तेजस बेच भी सकते हैं दूसरे देशों को? जरूर. जब आपकी अपनी एयरफोर्स, जो दुनिया की टॉप एयरफोर्सेस में से 8 है, इतने लार्ज नंबर्स में एक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, तो उस एयरक्राफ्ट की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है. ये लार्ज डोमेस्टिक ऑर्डर तेजस के एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स को सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा. कई फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जैसे मलेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट ने इंटरेस्ट दिखाया है कि लिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव, हाई परफॉर्मेंस और इंपॉर्टेंटली नॉन अलाइंड फाइटर ऑप्शन बन सकता है. तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं ओवरऑल? शॉर्ट टर्म में HAL और उसकी विशाल सप्लाई चेन, जिसमें बहुत सारी MSMEs हैं, को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा. प्रोडक्शन लाइंस एक्सपैंड होंगी. मीडियम टर्म में फ्रॉम 2027-28 ऑनवर्ड्स जब डिलीवरी स्टार्ट होंगी, IAF का कॉम्बैट फ्लीट सिग्निफिकेंटली मॉडर्नाइज होगा, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी. लॉन्ग टर्म में ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता को स्ट्रेंथन करेगा, हमें एक क्रेडिबल ग्लोबल एरोस्पेस प्लेयर बनने में मदद करेगा. वे फॉरवर्ड क्या है? सब अच्छा ही है या कुछ चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज अब HAL के लिए है डिलीवरी टाइमलाइंस को सख्ती से मीट करना और कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करना. पास में डिलेज हुए हैं तेजस प्रोग्राम में. गवर्नमेंट को इस सक्सेस को बिल्ड अपॉन करना चाहिए और अगले जनरेशन के फाइटर प्रोग्राम AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, को भी एक्सेलरेट करना चाहिए. क्रॉस लिंक्स, AMCA प्रोजेक्ट और इंडिजिनस कावेरी इंजन प्रोजेक्ट रेलेवेंट है. ग्रेट. और जैसे ही तेजस डील फाइनल हुई, एक एरा ऑफिशियली खत्म हो रहा है, द स्वान सॉन्ग ऑफ द MiG-21 फ्लीट. इसके बारे में भी बात करते हैं. यस, द लेजेंडरी, द आइकॉनिक MiG-21. तेजस MK-1A के आने का क्लियर मतलब है कि IAF अब अपने लॉन्ग सर्विंग MiG-21 फाइटर जेट फ्लीट को फाइनली पूरी तरह फेज आउट करने के फाइनल स्टेजेस में है. लगभग 6 दशक की सर्विस के बाद इस सोवियत एरा वॉरहॉर्स की विदाई हो रही है. 6 दशक, 60 साल. ये तो एक फाइटर जेट के लिए अविश्वसनीय रूप से लंबा समय है ना? और इसकी लेगेसी भी काफी मिली जुली रही है. वॉर हीरो भी रहा, पर सेफ्टी रिकॉर्ड पर हमेशा सवाल उठे.
बिल्कुल। ये एयरक्राफ्ट है मिकोयान गुरेविच MiG-21 सोवियत ओरिजिन का। इंडिया ने इसे 1960s में इंडक्ट करना शुरू किया था। लेगेसी, एक तरफ इसने मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में खासकर 1971 वॉर में क्रूशल रोल निभाया। इसे जायंट किलर का निकनेम भी मिला था पाकिस्तानी F-104 स्टार फाइटर्स को शूट डाउन करने के लिए। और कंट्रोवर्सी? दूसरी तरफ इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। अपनी लंबी सर्विस लाइफ में लगभग 400 MiG-21 क्रैश हुए हैं और दुखद रूप से इसमें लगभग 200 पायलट्स की जान चली गई। इसी वजह से इसे मीडिया में एक दुर्भाग्यपूर्ण निकनेम मिला, द फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता ताबूत या विडो मेकर। इसका रिप्लेसमेंट अब LCA तेजस Mk-1A है। की टर्म समझ लेते हैं। ऑब्सोलेसेंस या अप्रचलन, जब टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो जाए कि वो इफेक्टिव ना रहे। फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, पुराने इक्विपमेंट को सिस्टमैटिकली नए से रिप्लेस करना। अब इसका मैन्स एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, केस स्टडी इन डिलेड मॉडर्नाइजेशन, विलंबित आधुनिकीकरण का केस स्टडी। MiG-21 की इतनी असाधारण रूप से लंबी सर्विस लाइफ, इसके ज्ञात इश्यूज के बावजूद इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के चैलेंजेस को हाईलाइट करती है। आइडियली इसे 1990s या अर्ली 2000s में ही रिटायर हो जाना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? लेकिन इंडिजीनियस रिप्लेसमेंट LCA तेजस प्रोग्राम में डिलेज के कारण IIF के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें मजबूरी में इसे बार बार अपग्रेड करके यूज करते रहना पड़ा। इस डिले की एक ह्यूमन कॉस्ट भी रही है और इसने IIF की ओवरऑल ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पर भी असर डाला है। ये टाइमली प्रोक्योरमेंट और इंडिजीनियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को टाइम पर पूरा करने की इंपॉर्टेंस का एक गंभीर सबक है। सेकंड, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेसेंस, अप्रचलन की मानवीय लागत, वो सेफ्टी रिकॉर्ड वाली बात। यस, द पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड और दुखद रूप से युवा पायलट्स की जान का जाना, यह हमेशा पब्लिक डिबेट और कंसर्न का इशू रहा है। एक 1960s की डिजाइन वाली मशीन को 21st सेंचुरी के डिमांडिंग ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में फ्लाई करना स्वाभाविक रूप से रिस्की था, अपग्रेड्स के बावजूद। इसका फाइनल रिटायरमेंट IAF फ्रेटर्निटी के लिए और उन पायलट्स के परिवारों के लिए जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई, एक तरह से राहत की बात है। तीसरा, एंड ऑफ एन एरा, डॉन ऑफ अ न्यू वन। ये IAF के लिए एक ट्रांजिशन पॉइंट है। बिल्कुल। MiG-21 का फेज आउट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट टाइप का रिटायरमेंट नहीं है, ये IAF के एक पूरे एरा के ट्रांजिशन को सिंबलाइज करता है। इंपोर्टेड मुख्यतः सोवियत रशियन हार्डवेयर पर भारी निर्भरता से हटकर इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स जैसे तेजस पर ज्यादा जोर देने की तरफ। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता और एक सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बिल्ड करने के लार्जर नेशनल गोल के लिए एक फंडामेंटल शिफ्ट है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में जब फाइनल MiG-21 स्क्वाड्रंस रिटायर होंगी और उतनी ही स्पीड से नई तेजस स्क्वाड्रंस ऑपरेशनल नहीं हो पाती हैं, तो एक टेम्पररी डिप आ सकता है ओवरऑल नंबर्स में। लेकिन मीडियम टर्म में तेजस का इंडक्शन सेफ्टी रिकॉर्ड इंप्रूव करेगा, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि इंडिजिनस है तो मेंटेनेंस आसान होगा, और कॉम्बैट पोटेंशियल भी सिग्निफिकेंटली हायर है MiG-21 से। लॉन्ग टर्म में IAF's हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लोज हो रहा है, जो एक ज्यादा मॉडर्न, सेफ और बढ़ते हुए इंडिजिनस फोर्स के लिए रास्ता बना रहा है। वे फॉरवर्ड। MiG-21 का रिटायरमेंट जरूरी था, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्रिटिकल ये है कि तेजस Mk-1A की डिलीवरीज टाइमली हों और नेक्स्ट जनरेशन AMCA प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एक्सेलरेट किया जाए ताकि IAF फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी रहें। क्रॉस लिंक्स। लर्नर्स इंडिया के पहले इंडिजिनस फाइटर मारुत HF-24 और करंट IAF मेनस्टे रशियन सुखोई Su-30 MKI के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, सिक्योरिटी सेक्शन काफी डिटेल्ड रहा। अब आगे बढ़ते हैं सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में एक नई स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY। क्या है ये स्कीम? ये बिहार में लॉन्च की गई एक मेजर वेलफेयर पहल है। PM ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेट में विमेन के बीच सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण को प्रमोट करना। लॉन्च कैसे हुआ? कोई इवेंट था? और पैसा कैसे मिलेगा बेनिफिशरीज को? हाँ, एक लॉन्च इवेंट हुआ और पैसा डायरेक्टली बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया यूजिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण।
लॉन्च इवेंट में ही एक चौंका देने वाली रकम 750 करोड़ रुपए, मैं रिपीट करता हूं 750 करोड़ रुपए, डायरेक्टली 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। 75 लाख महिलाएं, ये तो लगभग एक छोटे देश की आबादी है। बहुत बड़ा स्केल। हर महिला को कितना पैसा मिला इसमें? हर बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी हो, इनिशियल ग्रांट के तौर पर 10,000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में मिले हैं। इस पैसे से वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं। स्कीम में आगे प्रोविजन ये भी है कि अगर उनका एंटरप्राइज सक्सेसफुल रहता है तो उन्हें फ्यूचर में 2 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकती है। इसे स्टेट में विमेन लेड डेवलपमेंट यानी कि महिला नेतृत्व विकास के लिए बड़ा पुश माना जा रहा है। इसके बैकग्राउंड में क्या कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है? वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, डीबीटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज, स्वयं सहायता समूह। बिल्कुल। और बिहार के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जीविका बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीविका स्टेट में नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM को इम्प्लीमेंट करने वाली नोडल एजेंसी है और इसने बिहार में विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेटवर्क खड़ा किया है। MMRY स्कीम इसी जीविका SHG नेटवर्क से करीब से जुड़ी है। ओके, की टर्म्स। डीबीटी, पैसा सीधा बैंक अकाउंट में, कोई बिचौलिया नहीं। एसएचजी, महिलाओं के छोटे ग्रुप्स जो सेविंग, लेंडिंग और म्यूचुअल सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस। जीविका, बिहार की एसएचजी प्रमोटिंग एजेंसी। स्कीम डिटेल्स, टारगेट ग्रुप विमेन, एक परिवार से एक महिला। फाइनेंशियल असिस्टेंस, 10,000 इनिशियल ग्रांट, फ्यूचर में 2 लाख तक की सपोर्ट पॉसिबल। टोटल आउटले फेज 1 7,500 करोड़, 75 लाख महिलाओं के लिए। डिलीवरी मैकेनिज्म डीबीटी, की कंडीशन बेनिफिशियरी महिला का जीविका जैसे एसएचजी से जुड़ा होना जरूरी है। एग्जैक्टली। अब इसका मेंस एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का एकीकृत मॉडल। ये स्कीम इफेक्टिव पॉलिसी कन्वर्जेंस का एक अच्छा उदाहरण है। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स को खूबसूरती से इंटीग्रेट करती है। 1. फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन अकाउंट्स का यूज किया जा रहा है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। 2. डीबीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैम ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल का यूज हो रहा है ट्रांसपेरेंट और लीकेज प्रूफ ट्रांसफर के लिए। 3. सोशल कैपिटल ऑफ एसएचजीज की सामाजिक पूंजी। ये सिर्फ एक कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है, एसएचजी मेंबरशिप की कंडीशन क्रूशल है। इससे क्या होता है? इससे महिलाओं को सिर्फ पैसा नहीं मिलता, बल्कि एसएचजी प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेनिंग, पीयर सपोर्ट, क्रेडिट डिसिप्लिन, लोन टाइम पर वापस करना और मार्केट लिंकेजेस अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए भी मिलते हैं। तो ये फाइनेंशियल कैपिटल प्लस सोशल कैपिटल का कॉम्बिनेशन है, जिससे फंड्स का प्रोडक्टिव यूज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम वेलफेयर टू विमेन लेड डेवलपमेंट, कल्याण से महिला नेतृत्व विकास तक, ये कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट है क्या? यस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट दिखता है। ट्रेडिशनली वेलफेयर स्कीम्स में बेनिफिशियरीज को पैसिव रेसिपिएंट्स की तरह देखा जाता था। यहाँ अप्रोच अलग है। विमेन को एक्टिव एजेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह देखा जा रहा है। ये ग्रासरूट्स एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर करने की कोशिश है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ हाउसहोल्ड इनकम बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे विमेन्स एजेंसी, उनका डिसीजन लेने का अधिकार, उनकी फैमिली और सोसाइटी में स्टैंडिंग में इंप्रूव होगी। तीसरा पॉइंट, वेलफेयरिज्म एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कल्याणवाद और चुनावी राजनीति, इसका पॉलिटिकल एंगल भी है। देखो, इतने बड़े स्केल पर 75 लाख विमेन और इतनी हाई विजिबिलिटी के साथ लॉन्च की गई स्कीम का पॉलिटिकल डायमेंशन होना तो नेचुरल है। ये न्यू वेलफेयरिज्म का उदाहरण है, जहां टारगेटेड टैंजिबल बेनिफिट्स डायरेक्टली सिटीजन्स को डिलीवर किए जाते हैं, जिससे पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ड होता है। विमेन हाल के इंडियन इलेक्शंस में एक डिस्टिंक्ट और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह उभरी हैं और ऐसी स्कीम्स उन्हें अपील करती हैं। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? बिहार की इकोनॉमी, सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा? शॉर्ट टर्म में रूरल इकोनॉमी में एक इमीडिएट कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, लोकल डिमांड को बूस्ट मिलेगा। मीडियम टर्म में अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक रहा तो हम बहुत सारी नई माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू होते हुए देख सकते हैं। लाइवलीहुड्स डाइवर्सिफाई होंगे। लॉन्ग टर्म में इसमें पोटेंशियल है सिग्निफिकेंट सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। विमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, सोशल एम्पावरमेंट होगा और इसका पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स पर भी पड़ सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सक्सेस क्रिटिकली डिपेंड करती है रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन पर।
सिर्फ कैश ट्रांसफर से आगे। क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन महिला एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करना, ये की चैलेंजेस होंगे। सिर्फ पैसा दे देना काफ़ी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन M&E फ्रेमवर्क भी ज़रूरी है, ये ट्रैक करने के लिए कि पैसा सही से यूज़ हो रहा है या नहीं और क्या डिज़ायर्ड आउटकम्स अचीव हो रहे हैं। क्रॉस लिंक्स। नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, आजीविका, नेशनल स्कीम और मुद्रा योजना माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए लोन स्कीम रेलेवेंट हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे फाइनल थीमेटिक सेक्शन पर, कल्चर एंड हेरिटेज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2024 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये क्या अवार्ड्स हैं? यस, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स NGA 2024 कंफर्म किए। सेरेमनी राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली में हुई। ये अवार्ड्स कब से दिए जा रहे हैं और किन लोगों को मिलते हैं? ये अवार्ड्स 1966 से दिए जा रहे हैं। पहले इनका नाम नेशनल मिनरल अवार्ड्स था। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खान मंत्रालय इंस्टीट्यूट करता है। ये अवार्ड्स जियो साइंसेज, भूविज्ञान यानी अर्थ साइंसेज जैसे जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोलॉजी वगैरह के डिफरेंट फील्ड्स में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, असाधारण योगदान करने वाले साइंटिस्ट्स और एकेडमिशियंस को ऑनर करते हैं। जियो साइंसेज तो काफी इंपॉर्टेंट फील्ड है। इस साल के प्रमुख अवार्डी कौन हैं? इस साल प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है उनके जियो साइंसेज में लंबे और प्रतिष्ठित योगदान के लिए। और श्री सुशोभन नियोगी, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI से हैं, को नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। टोटल 12 अवार्ड्स दिए गए, जो 20 जियो साइंटिस्ट्स को कलेक्टिवली मिले। कुछ अवार्ड्स टीम्स को मिले हैं। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज का मेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है? आजकल ये टर्म काफी सुनने में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल हैं, पर जिनकी सप्लाई चेन वल्नरेबल है या हम इंपोर्ट पर भारी रूप से डिपेंडेंट हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इस साल के NGA अवार्ड्स में स्पेसिफिकली मिनरल डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी शामिल हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है कि हम अपने क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज को खुद डिस्कवर करें और डेवलप करें। ओके, की टर्म्स: जियो साइंस, अर्थ साइंस, क्रिटिकल मिनरल्स, इकोनॉमी सिक्योरिटी के लिए जरूरी, इंपोर्ट डिपेंडेंट। अवार्डीज: प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, लाइफ टाइम; श्री सुशोभन नियोगी, यंग। टोटल अवार्ड्स 12 20 बी साइंटिस्ट। अवार्ड कैटेगरीज में शामिल हैं मिनरल डिस्कवरी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, नेचुरल हैजर्ड इन्वेस्टिगेशन वगैरह। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। परफेक्ट। अब मिन्स एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट, रिकॉग्नाइजिंग फाउंडेशनल रोल ऑफ जियो साइंसेज, भूविज्ञान की मूलभूत भूमिका को पहचानना। ये अवार्ड्स जियो साइंटिस्ट के उस क्रिटिकल रोल को हाईलाइट करते हैं जो अक्सर पब्लिक आई से दूर रहता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन किसी भी इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन का फर्स्ट स्टेप है, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जैसे बैटरीज, सोलर पैनल्स हो। सबके लिए रॉ मटेरियल जमीन से ही आते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स डिस्कवरी पर अवार्ड देना ये शो करता है कि गवर्नमेंट इस फील्ड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझ रही है सेल्फ रिलायंस के लिए। सेकेंड पॉइंट, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटल वेलबींग, विज्ञान को सामाजिक कल्याण से जोड़ना। बहुत गहरा कनेक्शन है। अवार्ड्स में नेचुरल हैजर्ड इन्वेस्टिगेशन जैसी अप्लाइड जियो साइंस कैटेगरीज भी हैं। जियो साइंटिस्ट्स अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, वोल्केनिक एक्टिविटी जैसी नेचुरल हैजर्ड्स को स्टडी करते हैं। उनकी रिसर्च डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वाइटल इनपुट देती है। हैजर्ड जोनेशन मैप्स, कौन से एरियाज ज़्यादा रिस्की हैं, सेफ बिल्डिंग कोड्स डिज़ाइन करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करना, ये सब जियो साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड होता है। तो जियो साइंटिस्ट्स इनडायरेक्टली लाइव्स और प्रॉपर्टी बचाने में हेल्प करते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशंस, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना। अवार्ड से ये कैसे होता है? जब टॉप साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को नेशनल लेवल पर ऑनर किया जाता है तो इससे साइंटिफिक एक्सीलेंस को रिकॉग्निशन मिलता है और सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर प्रोमोट होता है। और स्पेसिफिकली नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड जैसी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है यंग टैलेंट को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इस चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। रोल मॉडल्स क्रिएट होते हैं।
वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? जियो साइंसेस को स्कूल्स और कॉलेजेस में और पॉपुलराइज करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर करना चाहिए। और जो रिसर्च इन अवॉर्डीज ने की है, उसकी फाइंडिंग्स को रेलेवेंट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस में एक्टिवली इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि देश को उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। क्रॉस लिंक्स। लर्नर्स दूसरे प्रतिष्ठित साइंस अवार्ड्स जैसे शांति स्वरूप भटनागर प्राइज और पॉलिसीज जैसे नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी (NMEP) के बारे में पढ़ सकते हैं। ब्रिलियंट। तो ये थे हमारे आज के डिटेल थीमेटिक डिस्कशंस। अब जैसा हमने प्रॉमिस किया था, लेट्स क्विकली टच अपॉन सम एथिक्स लिंकेजेस जो आज की न्यूज से निकलकर आ रहे हैं। हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए 2 इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिसेप्टिव डार्क पैटर्न्स, अमेजन FTC सेटलमेंट पे आधारित। हाँ, सिचुएशन क्या है? एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी पर $2.5 बिलियन, $2.5 बिलियन का सेटलमेंट लगा है, क्योंकि इन्होंने डार्क पैटर्न्स यूज किए यूजर्स को प्राइम सब्सक्रिप्शन में फंसाने के लिए और कैंसिलेशन मुश्किल बनाने के लिए। कंपनी ने गलती नहीं मानी, पर पेनल्टी पे कर रही है और अपना सिस्टम बदलने को एग्री किया है। तो इसमें एथिकल इश्यूज क्या-क्या हैं? साफ तौर पर इंटेग्रिटी, ईमानदारी और ऑनेस्टी, सच्चाई का सवाल है। फिर कॉर्पोरेट लालच बनाम उपभोक्ता कल्याण, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसकी है? क्या सिर्फ कंपनी की या उन टेक्नोलॉजिस्ट्स के भी जिन्होंने ये पैटर्न्स डिजाइन किए? और ट्रस्ट का तो पूरा ब्रेकडाउन है। बिल्कुल। अब इस पर सोचने के लिए कुछ सवाल। अगर आप उस कंपनी के CEO होते, तो फाइन भरने के अलावा आप ट्रस्ट वापस जीतने और फ्यूचर में ऐसी प्रैक्टिसेस न हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाते? और अगर आप एक UI/UX डिजाइनर हैं और आपको मैनेजमेंट से क्लियर डार्क पैटर्न डिजाइन करने को कहा जाए, तो आपकी एथिकल जिम्मेदारी क्या है? आप क्या करेंगे? क्या आपको मना कर देना चाहिए? एस्केलेट करना चाहिए? मुश्किल सवाल है। ओके, सिनेरियो 2, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एयर इंडिया क्रैश जांच पर आधारित। या सिचुएशन है, एक एयर क्रैश हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के कुछ हिस्से सिलेक्टिवली मीडिया में लीक हो गए, जिससे मृतक पायलट्स पर ब्लेम आ गया। इन्वेस्टिगेशन पैनल में उसी रेगुलेटरी बॉडी DGCA के मेंबर शामिल हैं, जिनकी अपनी ओवरसाइट भी सवालों के घेरे में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके लीक्स को इररिस्पॉन्सिबल कहा है और निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया है। इसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो क्लियर है, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी पर सवाल है, अकाउंटेबिलिटी और प्रोबिटी इन पब्लिक सर्विस का इशू है, विक्टिम्स की फैमिलीज के प्रति कंपैशन और एम्पैथी की कमी दिखती है प्रीमेच्योर ब्लेमिंग में, और ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। इस पर सोचने के लिए सवाल। अगर आप उस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हेड होते, तो आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने और प्रीमेच्योर नैरेटिव्स के रिस्क को कैसे बैलेंस करते? या अगर आप उस रेगुलेटरी बॉडी के सीनियर ऑफिशियल होते, जिसे इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होने को कहा गया, तो आपके एथिकल कंसिडरेशंस क्या होते? क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए था? अगर हाँ, तो कैसे सुनिश्चित करते कि आप निष्पक्ष रहेंगे? बहुत थॉट प्रोवोकिंग सिनेरियोज हैं ये दोनों। GS पेपर 4 के लिए एक्सीलेंट प्रैक्टिस मटेरियल। चलो अब एक क्विक राउंड करते हैं, प्लेसेस, पर्सन्स और रिपोर्ट्स इन न्यूज का। फटाफट रिकैप। Places in news today: Bay of Bengal low pressure system, Rashtrapati Bhavan NGR award ceremony venue, Ahmedabad Air India crash site. पर्सन्स इन न्यूज: डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर PM, जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, NGR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्डी। श्री सुशोभन नियोगी, Institutions making headlines: ECI Election Commission of India, AAIB Aircraft Accident Investigation Bureau, HAL Hindustan Aeronautics Limited, FTC USA Federal Trade Commission, GeoSci Geological Survey of India. इंपॉर्टेंट स्कीम्स प्रोजेक्ट्स डिस्कस्ड। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY बिहार में, द सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नेत्रा। And aircraft technology in focus: LCA Tejas Mk1A, the retiring MiG-21 और the indigenous Uttam ASA radar. परफेक्ट। अब आते हैं नंबर्स पर। डेटा एंड इन्फोग्राफिक सेक्शन। की फिगर्स को 2 बार रिपीट करेंगे बेहतर रिकॉल के लिए। Right. Tejas deal. Value है 62,370 crore rupees. 62,370 crore rupees. Quantity है 97 jets. 97 jets. Indigenous content है over 64%. 64%. Over 64%. 64%. IX squadrons. Current strength 31 versus sanction strength 42.
MMRI स्कीम इन बिहार, टोटल अमाउंट डिसबर्स्ड 7,500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपीस, अगेन 7,500 करोड़ रुपए। बेनिफिशरीज हैं 75 लाख वुमेन, 75 लाख वुमेन। इनिशियल ग्रांट है 10,000 रुपीज ईच, 10,000 रुपीज ईच। अमेजॉन एफटीसी सेटलमेंट, टोटल अमाउंट है $2.5 बिलियन, $2.5 बिलियन। इसका ब्रेकडाउन है 1.5 बिलियन रेस्टिट्यूशन कंज्यूमर रिफंड, 1 बिलियन पेनल्टी, 1.5 बिलियन, 1 बिलियन। यूएस फार्मा टैरिफ्स, कुछ ड्रग्स पर 100% टैरिफ, 100%। इंडिया का यूएस को जेनेरिक एक्सपोर्ट्स है अराउंड $20 बिलियन एनुअली, अराउंड 20 बिलियन। स्पेस प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड है 27,000 करोड़ रुपीस, 27,000 करोड़ रुपीस। इससे 52 नए सर्विलांस सैटेलाइट्स बनेंगे, 52 सैटेलाइट्स। नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स एनजीए 2024, टोटल 12 अवार्ड्स दिए गए, 12 अवार्ड्स, और 20 साइंटिस्ट्स को ऑनर किया गया, 20 साइंटिस्ट्स। नंबर्स याद रखने में हेल्प करते हैं। अब कुछ क्विक इनसाइट्स एडिटोरियल से जो आज डिस्कस हुए, सिर्फ कोर फैक्ट्स। हाँ बताओ, एडिटोरियल्स ने क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए? तमिलनाडु में कास्ट डेटा और रिजर्वेशन पर अंबाशंकर कमीशन, जो टीएन की सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी, 1982 में बनी थी। उसने 1983-84 में डोर टू डोर सर्वे किया था। उसके हिसाब से बीसी पॉपुलेशन एस्टीमेट 67.15% था। टीएन का 69% रिजर्वेशन लॉ 9th शेड्यूल में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वनियार कम्युनिटी के इंटरनल कोटा 10.5% को स्ट्राइक डाउन किया था, पार्टली बिकॉज वो आउटडेटेड अंबाशंकर डेटा पर बेस्ड था। और इंडिया में अर्बन डेफिनेशन पर क्या इंसाइट थी? इंडिया में अर्बन एरियाज को डिफाइन करने के 2 मेन तरीके हैं, स्टैट्यूटरी टाउन्स, जहां म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन वगैरह होती हैं, और सेंसस टाउन्स। सेंसस टाउन डिक्लेयर होने के लिए 3 क्राइटेरिया मीट करने होते हैं, मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 एंड कम से कम 75% मेल मेन वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड हो, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी कम से कम 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हो। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में बहुत सारी लार्ज विलेजेस हैं जो ये सेंसस टाउन क्राइटेरिया मीट करती हैं, पर स्टेट्स उन्हें ऑफिशियली स्टैट्यूटरी टाउन्स डिक्लेयर नहीं करती हैं, पंचायत ही रहती हैं। इस फिनोमिनन को हिडन अर्बनाइजेशन या सबमर्ज्ड अर्बनाइजेशन कहते हैं। मतलब वो हैं तो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, पर ऑफिशियली रूरल काउंट होती हैं। वेरी यूजफुल फैक्चुअल नगेट्स। चलो अब टाइम है एक सुपर फास्ट राउंड का, प्रीलिम्स फैक्ट्स। मैं 16 पॉइंट्स जल्दी पढ़ूंगी, आप लोग बस सुनते जाइए फॉर क्विक रिवीजन। फायर अवे। 1. ईसीआई ने ईवीएम गिनती के सेकेंड लास्ट राउंड से पहले सभी पोस्टल बैलेट की गिनती अनिवार्य की। 2. सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया क्रैश पर AIIB की सेलेक्टिव प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना कहा। 3. तमिलनाडु सरकार राज्य स्तरीय सर्वे के बजाय केंद्र द्वारा राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना चाहती है। 4. यूएस ने कुछ फार्मास्यूटिकल दवाओं पर 100% टैरिफ की घोषणा की, हालांकि जेनेरिक दवाएं फिलहाल बची हुई हैं। 5. भारत सालाना लगभग $20 बिलियन की जेनेरिक दवाएं यूएस को निर्यात करता है। 6. अमेजन ने प्राइम सब्सक्रिप्शन से संबंधित भ्रामक डार्क पैटर्न पर यूएस एफटीसी के साथ $2.5 बिलियन के समझौते पर सहमति व्यक्त की है। 7. हालिया यूएस पाकिस्तान री एंगेजमेंट में एक नया व्यापार समझौता है जिसमें यूएस में पाकिस्तानी आयात पर 19% टैरिफ है। 8. बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है जो संभावित रूप से डिप्रेशन में बदल सकता है, जिससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट अलर्ट पर हैं। भारत सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी विकसित कर रहा है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण स्पेस एसेट्स की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड सैटेलाइट शामिल हैं। 10. रक्षा मंत्रालय ने 97 LCA तेजस MK-1A विमानों के लिए HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए के भारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 11. तेजस MK-1A विमान भारतीय वायुसेना के पुराने MiG-21 बेड़े को बदलने के लिए तैयार हैं। 12. स्वदेशी उत्तम AESA रडार तेजस MK-1A की प्रमुख एडवांस्ड विशेषता है। 13.
प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY शुरू की, जिसमें DBT के माध्यम से 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान प्रदान किया गया। 14. बिहार में MMRY योजना के लाभार्थियों को जीविका जैसे स्वयं सहायता समूहों SHGs का सदस्य होना आवश्यक है। 15. भारत की राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार NGA 2024 प्रदान किए। 16. श्याम सुंदर राय को जियो साइंसेज में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए NGA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Phew, that was a rapid fire round indeed. Excellent for quick recall. अब बारी है हमारे मेंस एस्पिरेंट्स के लिए प्रैक्टिस की। आज के डिस्कशंस के आधार पर यहाँ 4 संभावित प्रश्न हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। 1. GS पेपर 2 चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करें, विशेष रूप से पोस्टल बैलेट और EVM वोटों की गिनती के क्रम के संबंध में इसके हालिया निर्णय के आलोक में। 15 मार्क्स, 250 शब्द। 2. GS पेपर 3 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A विमानों के हालिया अनुबंध को रक्षा में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में सराहा जा रहा है। भारत की रक्षा तैयारी और इसके घरेलू एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इस खरीद के रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा करें। 15 मार्क्स, 250 शब्द। 3. GS पेपर 2 राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग फिर से उभरी है, जिसमें तमिलनाडु जैसे राज्य विशिष्ट विचार व्यक्त कर रहे हैं। भारत में जाति जनगणना और जाति सर्वेक्षण के बीच बहस के आसपास के जटिल कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक तर्कों का विश्लेषण करें। संदर्भ में डार्क पैटर्न क्या है, हाल के उदाहरणों का हवाला देते हुए उनके उपयोग से उत्पन्न नैतिक मुद्दों पर चर्चा करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाए रखने और डिजिटल युग में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए नियामकों और निगमों को क्या उपाय करने चाहिए, इसके सुझाव दें। 10 मार्क्स, 150 शब्द। ये सवाल वाकई आज डिस्कस हुए कोर इश्यूज को कैप्चर करते हैं। एस्पिरेंट्स को निश्चित रूप से इन पर उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल, और अब थोड़ा फन हो जाए। इट्स टाइम फॉर आवर डेली क्विज। 5 MCQs आज की न्यूज पर आधारित। देखते हैं कितना याद रहा आपको। तैयार? ले आओ, लेट्स टेस्ट द लिसनर्स। प्रश्न 1. वोट गिनती के संबंध में भारत के चुनाव आयोग के हालिया निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ECI ने अनिवार्य किया है कि EVM गिनती का अंतिम दौर तभी शुरू होगा जब सभी पोस्टल बैलेट गिन लिए जाएंगे। 2. यह निर्णय 2019 में जारी एक निर्देश को उलट देता है। 3. यह निर्णय मुख्य रूप से कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 के रूल 54A पर आधारित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2 और 3। स्टेटमेंट 1 में अंतिम दौर लिखा है, ध्यान से पढ़ना। स्वदेशी प्रणालियों का दावा करता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्वदेशी घटक MK-1A संस्करण में एकीकृत हैं? 1. उत्तम ESA रडार। 2. स्वयं रक्षा कवच EW सूट। 3. कावेरी इंजन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। B. केवल 1 और 2। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। C. केवल 2 और 3। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। D. 1, 2 और 3। Focus. स्वदेशी सिस्टम्स स्पेसिफिकली फॉर MK-1A। प्रश्न 3. भारत का सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, जो हाल ही में खबरों में था, का मुख्य उद्देश्य है: A. पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए तकनीक विकसित करना। B. पूरे भारत में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करना। C. स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण स्पेस एसेट्स की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स तैनात करना शामिल है। D. कृषि निगरानी और फसल उपज भविष्यवाणी के लिए समर्पित उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाना। ये वाला सीधा होना चाहिए अगर आप सुन रहे थे। प्रश्न 4.
आयोगों, योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1. अंबाशंकर आयोग, बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित। 2. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए शुरू की गई एक योजना। 3. प्रोजेक्ट नेत्रा, स्पेस डोमेन अवेयरनेस पर केंद्रित एक ISRO पहल। 3. प्रोजेक्ट नेत्रा। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? 3. प्रोजेक्ट नेत्रा। A. केवल 1 और 2, B. केवल 2, C. केवल 2 और 3, D. 1, 2 और 3। ध्यान से मैच करें। कमीशन का काम क्या था और कहाँ था? प्रश्न 5. डार्क पैटर्न शब्द, जिसके कारण अमेजन और FTC के बीच एक बड़ा समझौता हुआ, का तात्पर्य है। A. एक परिष्कृत प्रकार का मैलवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम में अनडिटेक्टेड काम करता है। B. डार्क वेब पर अवैध लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले छिपे हुए रास्ते। C. यूजर इंटरफेस डिजाइन तकनीकें जो जानबूझकर उपयोगकर्ताओं को उन कार्यों को करने के लिए बरगलाने या हेरफेर करने के लिए तैयार की जाती हैं जो वे शायद नहीं करना चाहते। D. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम जो प्रेफरेंशियली नकारात्मक या सनसनीखेज कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। डेफिनेशन बेस्ड, उनका उपयोग किस लिए किया गया था? ओके, पेंसिल्स डाउन। जवाबों का समय। Q1 का उत्तर है B. केवल 2 और 3। स्पष्टीकरण। कथन 1 गलत है। नियम पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट दौर पर लागू होता है, अंतिम दौर पर नहीं। कथन 2 और 3 कॉन्टेक्स्ट को सही ढंग से दर्शाते हैं। Q2 का उत्तर है B. केवल 1 और 2। स्पष्टीकरण। तेजस MK1A में स्वदेशी उत्तम ASA रडार और स्वयं रक्षा कवच EW सूट है। कावेरी इंजन अभी भी विकास के अधीन है और इस संस्करण में एकीकृत नहीं है। Q3 का उत्तर है C। स्पष्टीकरण। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य रक्षात्मक स्पेस कैपेबिलिटीज विकसित करना है, जिसमें भारत की स्पेस एसेट्स की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड सैटेलाइट शामिल हैं। Q4 का उत्तर है C। केवल 2 और 3। स्पष्टीकरण। युग्म 1 गलत है। अंबाशंकर आयोग तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों से संबंधित था, न कि बिहार के सर्वेक्षण से। युग्म 2 MMRY बिहार और 3 प्रोजेक्ट नेत्रा फॉर STA सही सुमेलित हैं। Q5 का उत्तर है C। स्पष्टीकरण। डार्क पैटर्न विशेष रूप से भ्रामक यूजर इंटरफेस डिजाइनों के बारे में है, जिनका उद्देश्य यूजर बिहेवियर को मैनिपुलेट करना है, जैसे सब्सक्रिप्शन शुरू करना आसान बनाना लेकिन कैंसिल करना मुश्किल। कैसा रहा सबका? उम्मीद है आपने ऐस किया होगा। अगर नहीं, कोई बात नहीं, रिविजन नोट्स जिंदाबाद। हाँ, और रिवीजन के लिए ही ये हैं आज के 10 फ्लैश कार्ड्स, एकदम रैपिड फायर रिकॉल। 1. रूल 54A, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स, पेनल्टीमेट EVM गिनती दौर शुरू करने से पहले पोस्टल बैलेट से निपटने का आदेश देता है। 2. AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, भारत में हवाई दुर्घटनाओं की जांच करता है, फोकस रोकथाम पर, दोषारोपण पर नहीं। 3. डार्क पैटर्न्स, यूजर्स को बरगलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भ्रामक UI डिजाइन, जैसे मुश्किल कैंसिलेशन। 4. LCA तेजस MK1A, IAF के लिए एडवांस्ड स्वदेशी 4.5 जेन फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 की जगह ले रहा है। 5. उत्तम ASA रडार, तेजस MK1A के लिए स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। 6. बॉडीगार्ड सैटेलाइट, दूसरी हाई वैल्यू सैटेलाइट को खतरों से सक्रिय रूप से बचाने के लिए डिजाइन की गई कंसेप्ट सैटेलाइट। 7. प्रोजेक्ट नेत्रा, स्पेस डोमेन अवेयरनेस SDA कैपेबिलिटी बनाने के लिए ISRO की स्वदेशी परियोजना। महिला रोजगार योजना बिहार, SHGs में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदान 10,000 प्रारंभिक प्रदान करने वाली योजना। नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स NGA, खान मंत्रालय द्वारा अर्थ साइंसेज में योगदान का सम्मान करने वाले वार्षिक पुरस्कार। जेनेरिक ड्रग, एक नॉन ब्रांडेड केमिकली इक्विवेलेंट सस्ती दवा जिसका पेटेंट समाप्त हो गया है।
ये फ्लैश कार्ड्स उन की टर्म्स और फैक्ट्स को लॉक करने के लिए सुपर हैंडी है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज के मैराथन डिस्कशन के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। क्या सेशन था? वास्तव में हमने टॉपिक्स की एक विशाल रेंज कवर की। इलेक्शन रूल से लेकर स्पेस डिफेंस तक, इकोनॉमिक पॉलिसीज से लेकर सोशल वेलफेयर स्कीम्स तक। उम्मीद है ये सबके लिए कॉम्प्रिहेंसिव और क्लियर रहा होगा। यस। और सभी लिसनर्स जो यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। और आज आपने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है अपनी मंजिल की तरफ। कंसिस्टेंसी आपकी सुपर पावर है। हाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट हो, बल्कि ये है कि जब मुश्किल हो, जब मन ना करे, तब भी आप डटे रहें, अपना काम करते रहें। यही चीज विजेताओं को अलग करती है। वो हर रिपोर्ट जो आपने पढ़ी, हर कॉन्सेप्ट जो आपने समझा, हर नोट जो आपने बनाया, वो सब आपकी सक्सेस की बिल्डिंग में एक और ब्रिक लगा रहा है। प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, लगन से रिवाइज करें, जिज्ञासु बने रहें और बस आगे बढ़ते रहें। अपनी चैप्टर 1 की तुलना किसी और के चैप्टर 20 से ना करें। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए जल्दी से उन प्रमुख थीम्स को रीकैप करते हैं जिन्हें हमने आज एक्सप्लोर किया। इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस और उनकी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा फोकस रहा, चाहे वो ईसीआई का वोट काउंटिंग डिसीजन हो या सुप्रीम कोर्ट की एआईआईबी जांच पर निर्देश। डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत को जबरदस्त बूस्ट मिला तेजस MK1A डील से, जो MiG-21 एरा के एंड को भी सिग्नल करता है। वेलफेयर फ्रंट पे बिहार की MMR स्कीम ने दिखाया कि कैसे डीबीटी और SHGs को इफेक्टिवली कंबाइन करके वुमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। इकोनॉमी में यूएस की ट्रेड पॉलिसीज ने इंडियन फार्मा के लिए अनिश्चितता क्रिएट की। वहीं अमेजन के सेटलमेंट ने बिग टेक के डार्क पैटर्न्स पर ग्लोबल रेगुलेटरी स्पॉटलाइट डाला। स्पेस डिफेंस इंडिया के लिए एक की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी की तरह उभरा सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के साथ। और कास्ट सेंसस की कॉम्प्लेक्स डिबेट जारी है। टीएन के स्टैंड ने उसमें एक नया एंगल जोड़ा है। वाओ, क्या पैक्ड दिन था ये। हमें सच में उम्मीद है कि ये डिटेल्ड इन डेप्थ डिस्कशन आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस पूरी चर्चा को दोबारा सुनिए, कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत कीजिए। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, न सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि जीवन के लिए भी। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट, ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, फीडबैक या कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अब तक नहीं किया है तो सुन लो, यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि रोज शाम 6 बजे जैसे ही नया एनालिसिस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप हमारे सारे कंटेंट का एक्सेस चाहते हैं तो आप सिर्फ ₹299 पर मंथ में हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आपको हमारा काम वाकई में अच्छा लगता है और आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स फीचर का यूज़ करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने में बहुत मदद करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल शाम ठीक 6 बजे एक और पावर पैक्ड डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, जिज्ञासु बने रहिए। जय हिंद।